हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए मेरे भाई, मैराथन हमारा जो पॉलिटिकल का चल रहा है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। 6 नंबर यानी मॉडल पेपर 1 के अंदर हमने अब तक 5 क्वेश्चन किए हैं मेरे भाई। कौन से? मॉडल पेपर 1 की आंसर की चल रही है मेरे भाई, मॉडल पेपर 1 की आंसर की। उसके अंदर अब तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। अपना इस मैराथन को प्यार देना मेरे प्यारे साथी खूब, ताकि ये आपके लिए क्या है, एक सोने पे सुहागा का काम करेगा मेरे भाई। फ्रांस का संविधान संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणालियों के तत्वों का समीक्षण है। इस बात की आप लोगों ने टिप्पणी करनी है। इस बारे में आपने बताना है कि फ्रांस का जो संविधान है मेरे भाई, वो संसदीय भी है, अध्यक्षात्मक भी है, यानी इन दोनों का ही मेल मिलाप है एक तरीके से। इस बारे में आप लोगों ने चर्चा करनी है। तो चलिए मेरे भाई, कहता है फ्रांस में 4 अक्टूबर 1958 में जनरल डी गोल की प्रेरणा पर सहयोग से पंचम गणराज्य के संविधान की स्थापना की गई। किसके मेरे भाई? 4 अक्टूबर 1958 को की गई थी। और किसके? तो एक नाम था व्यक्ति का, जनरल डी गोल नाम था, इसलिए इसको डी गोल संविधान भी कह देते हैं। पांचवा था, इससे पहले 4 संविधान बन चुके थे मेरे भाई, और पांचवा संविधान, इसलिए इसको पंचतंत्र संविधान भी कह देते हैं। अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। तो डी गोल की प्रेरणा व सहयोग से पंचम गणराज्य के संविधान की स्थापना की गई। इस संविधान के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो ये लीजिए मेरे भाई, पहली बता देता हूं मैं, ठीक है ना। कहती पहली आपकी है वो प्रस्तावना थी। कहता 4 अक्टूबर 1958 के फ्रांसीसी संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना दी गई, और इसमें संविधान के स्रोत, आदर्श तथा लक्ष्य की घोषणा की गई। क्या लक्ष्य होगा, क्या इसका बनाने का पर्पज होगा? 4 अक्टूबर 1958 का वो दिन था जिस दिन ये सब घोषणाएं कर दी गई थी मेरे भाई। उसके बाद में यह लिखित संविधान है, संक्षिप्त संविधान है। इस बात के भी ऊपर गौर कीजिए कि पंचम के गणतंत्र के संविधान एवं लिखित संविधान है, यानी ये संविधान जो है पंचतंत्रम जो संविधान है हमारा, ये क्या है मेरे भाई? गणतंत्र का संविधान एक लिखित संविधान है। इसमें 89 यानी 89 धाराएं हैं, 16 अध्याय है मेरे भाई। यानी धाराएं कितनी है मेरे भाई? तो 88 यानी 89 है। कितनी है मेरे भाई? 89 धाराएं हैं इसके अंदर मेरे मित्रगण साथियों। और मेरे प्यारे साथी 16 अध्याय इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इस कारण यह संविधान क्या है मेरे भाई? अपने आप में एक संक्षिप्त संविधान निकल कर आता है। संक्षिप्त होने के कारण संविधान में अपूर्णता तथा अस्पष्टता भी आ गई है मेरे भाई। क्या आ चुकी है? अपूर्णता आ गई है, अस्पष्टता भी आ गई है। अनेक महत्वपूर्ण बातों को संविधान की परिधि से बाहर रखा गया है। कुछ खास ऐसी बातें हैं जो, परिधि मतलब होता है यानी ये संविधान है तो संविधान का दायरा, इस बाहर वाली को परिधि, यानी कुछ एक चीजें हैं जो इस संविधान से बाहर रखी गई है, साइड में रखी गई है, जो इस संविधान के अंदर इंक्लूड नहीं। मतलब अनेक महत्वपूर्ण बातों को संविधान की परिधि से बाहर रखा गया है, ठीक है। जैसे कि निर्वाचन कारण संसद के दोनों सदनों का गठन हो गया, यानी दोनों सदनों का गठन करना चाहिए, ये भी संविधान के अंदर नहीं है। कारण निर्माण की प्रक्रिया आदि, ये सारे के सारे कारण निर्माण की प्रक्रिया होगी, इन चीजों को क्या है मेरे प्यारे साथी, संविधान से बाहर रखा गया है। तो मेन बात यहां से है कि लिखित संविधान है, संक्षिप्त संविधान है, इसके अंदर धाराएं कितने हैं, भाग कितने हैं, क्या चीज है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। तीसरा है संविधान परिषद मेरे भाई। इसी के अंदर हम तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं संविधान परिषद के बारे में, कि संविधान परिषद क्या कहता है कि 1958 के फ्रांस के 5वें गणतंत्रीय संविधान की एक अन्य विशेषता संविधान परिषद की व्यवस्था करना है मेरे भाई। क्या है? संविधान परिषद की व्यवस्था का होना। संविधान की धारा 56 से लेकर मेरे भाई 57 में, कब कहां से लेकर कहां तक? 56 से लेकर 57 में संविधान परिषद के संगठन का उल्लेख मिलता है मेरे भाई। ये एक संविधान में क्या होगा? संविधान परिषद होगी। इस बात का 56 से 57 की धारा में मिलता है। और धारा 58 से लेकर 63 तक संविधान परिषद के कार्यों का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल 58 से लेकर 63 तक मेरे भाई, यानी परिषद के कार्य क्या रहेंगे, इस बारे में जानकारी मिलती है। परिषद में 9 सदस्य 9 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। कितने साल के लिए? सदस्य भी 9 होते हैं, और कितने साल के लिए? 9 साल के लिए होते हैं। 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन 9 सदस्यों के अंदर से 3 सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति करता है। और 3 की नियुक्ति नेशनल असेंबली के अध्यक्ष दोबारा की जाती है। कैसे मेरे भाई? देखो, 9 सदस्य होते, 3 तो राष्ट्रपति ने कर दिए, 3 आपके किसने कर दिए? तो भैया नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और 3 की नियुक्ति है वो सीनेट करती है मेरे भाई। कौन करती है? सीनेट के द्वारा की जाती है। इस तरीके से प्रत्येक तीसरे वर्ष यानी 1/3 मेरे भाई क्या होता है? 3 में से 1 नवयुक्त होते हैं। और हर मेरे भाई तीसरे वर्ष क्या हो जाता है
कि 3 बंदों में से एक बंदा नया लिया जाता है, नवयुक्त होता है मेरे भाई, नया लिया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। गणतंत्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी इस पद के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो मेरे भाई गणतंत्र के भूतपूर्व यानी पहले के जो अब के नहीं मेरे भाई, जो पहले के राष्ट्रपति हुआ करते थे उनके बारे में है। तो मेन बात है संविधान परिषद के बारे में, तो मेरे भाई गठन कब हुआ, कौन सी धारा में है, कार्य क्या थे, इसके अंदर 9 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य 9, और इन 9 का चुनाव किस तरीके से, उन 9 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, तीन आपके किसके द्वारा होता है मेरे भाई, सीनेट के द्वारा, इस तरीके से 3 आपके नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के द्वारा। ये सारी चीजें आप लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड करनी है। कठोर संविधान है, चौथा पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट हमें बताता है कि भैया ये अपने आप में क्या है, एक कठोर संविधान है। तो इसमें कोई दुराए वाली बात नहीं है मेरे भाई, अगर कोई संविधान लिखित है तो वो अपने आप में कठोर तो होगा ही होगा, इसमें कोई दुराए करने वाली बात नहीं है। कहता है फ्रांस का संविधान एक कठोर संविधान है। संविधान में संशोधन के 2 तरीके होते हैं। प्रथम तरीका क्या रहता है, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तुत करता है। कहां पर करता है, प्रथम तरीका, देखो इसके 2 तरीके होते हैं। प्रथम तरीका क्या रहता है वो सुन लो। तो प्रथम होता है राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तुत कर सकता है यदि संसद के दोनों सदन इसे 3/5 बहुमत से पारित कर दें तो यह संविधान का अंग हो जाता है। दूसरा मेरे भाई, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति या संसद का कोई भी सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर दें तो इसे जनमत संग्रह में जनता के सम्मुख रखा जाता है। किसके भैया, जनता के सम्मुख रखा जाता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, जनता के सम्मुख रखा जाता है। जनता के सम्मुख का मतलब होता है जनता के सामने इसको रख दिया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आई तो आगे चलूंगा मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धर्मनिरपेक्ष मेरे भाई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना मेरे भाई। क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष, यानी जहां पर आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी एक धर्म को मानने के लिए आपको बाध्य न करना, ये धर्मनिरपेक्ष है मेरे भाई। तो कहता है यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष क्या की जाती है, राज्य की स्थापना होती है। 1789 की क्रांति के बाद से ही धर्म को राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया गया कि धर्म के साथ में तुम्हारी पॉलिटिकल जो चीजें, राजनीति है तुम्हारी, वो नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए मेथड मेरे भाई। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा भी फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए कहा गया, यानी पंचम गणतंत्र में फ्रांस के संविधान को गणतंत्र कह दिया गया। और कहते हुए क्या कहा गया वो सुनिएगा, कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा, कि आपका फ्रांस का जो कोई भी राज्य होगा वो क्या करेगा, ये सभी जो विश्वास है उन सब का क्या करेगा, आदर करेगा, सम्मान करेगा, और सभी नागरिकों के बीच में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता बनाए रखेगा। यानी कोई भी है, मान लीजिए मैं हिंदू हूं मेरे भाई, मैं किसी भी गुरुद्वारे में जा सकता हूं, मैं कहीं भी मस्जिद में जा सकता हूं, ये मेरे को क्या रहेगी, एक क्या कहते हैं, एक तरीके की छूट, यानी मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, मेरे पर कोई भेदभाव नहीं होगा, हम सब भाई भाई आपस में मिलकर रहेंगे मेरे भाई। कोई सिख नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मेरे भाई ईसाई नहीं, ठीक है ना, सब भाई है, बस सबसे बड़ा भाई का ही प्रचार रहेगा मेरे भाई। उसके बाद में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करना। छठा पॉइंट कहता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। कहता है इस संविधान के अंतर्गत तो मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना में 1789 के मानवीय अधिकारों की घोषणा, जैसे भारत में अपने मौलिक अधिकार है, आज 6 मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलता है, वैसे यहाँ भी क्या है, मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई और स्वीकार किया गया कि जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान होगा, मतलब जैसा स्त्रियों को होगा वैसा ही पुरुषों को होगा मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलिए मेरे भाई, अथवा में है कि फ्रांस की प्रशासकीय विधि की इंग्लैंड के विधि के शासन से तुलना कीजिए। फ्रांस के इंग्लैंड के साथ में क्या करनी है मेरे भाई, तुलना करनी है। कहता है फ्रांस के प्रशासकीय विधि की इंग्लैंड की विधि के साथ में क्या कर दो, तुलना कर दो मेरे भाई। देखो इंग्लैंड और फ्रांस यूरोप के ये 2 राज्य जो पृथक पृथक विधि और न्याय व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन मेरे भाई, फ्रांस, और फ्रांस की प्रशासकीय विधि की इंग्लैंड के विधि के साथ में क्या करनी है, तुलना का मतलब है दोनों में अंतर बताना। इनकी क्या करनी है आपस में मेरे भाई, एक तरीके से अंतर बताना है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना, तुलना करना, क्या समानताएं हैं क्या अंतर है, ये चीजें भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा निकलेगा। और फ्रांस का ही नहीं मेरे भाई, मैंने आपसे कहा कि अब आपके सिलेबस के अंदर 5 देशों की बात चली है, 5 देशों की समानता पूछी जा सकती है, 5 देशों की अंतर पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपका चीन भी रहेगा, फ्रांस रहेगा मेरे भाई, चीन फ्रांस, आपका इंग्लैंड रहेगा मेरे भाई, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड हो जाएगा मेरे भाई, चीन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, और 5वां आपका कौन सा, अमेरिका हो जाएगा। ये 5 देश ऐसे हैं जिनकी आपस में समानताएं भी पूछी जा सकती है, आपस में अंतर भी पूछे जा सकते हैं। तो भैया ये देख लेना, किसी का भी पूछा जा सकता है, चीन का फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ, चीन का इसके साथ इसके साथ, ठीक है ना, यानी फ्रांस का इसके साथ इसके साथ इसके साथ, चीन 2 बार लिख दियो क्या।
ये स्विट्जरलैंड आएगा, एक स्विस स्विस कर लेना, चेन 2 बार लिख दी स्विस के संविधान। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, 5 ऐसे देश हैं जिनके बारे में आपस में समानताएं पूछी जा सकती है, अंतर पूछे जा सकते हैं, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद में चर्चाएं करता हूं मेरे भाई, 1 सेकंड रुकना थोड़ा सा यार, शोर बहुत हो रहा है ना। आगे देखो, इंग्लैंड और फ्रांस के यूरोप के 2 राज्य जो पृथक पृथक विधि और न्याय व्यवस्थाओं का क्या करते हैं, यानी इन दोनों में बहुत बहुत अंतर पाया जाता है मेरे भाई। कहता है ब्रिटेन विधि के शासन के प्रसिद्ध है। ब्रिटेन क्या है मेरे भाई, शासन यानी विधि के शासन में क्या है, कानून के चक्कर में अगर बात करें, कानून में प्रसिद्ध है। तो फ्रांस कानून और प्रशासकीय न्याय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, यानी ये तो विधि के शासन के लिए है मेरे भाई, और ये कानून और प्रशासकीय न्याय व्यवस्था के लिए है मेरे भाई, ठीक है ना। फ्रांस की प्रशासकीय विधि इंग्लैंड की क्या है, इंग्लैंड की विधि के शासन में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं, और क्या अंतर पाए जाते हैं उसके ऊपर हम चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ मेरे भाई, कहता क्या है कि विधि के शासन का अर्थ क्या होता है, क्या विधि के शासन के अर्थ क्या होता है। 1 मिनट रुको यार, बहुत शोर करने ला रहे, 1 सेकंड रुकियो। अरे मारा आई तो दिक्कत है, मैं तो लाग गई मैराथन देना है, अब मारा भला भटकी करो चे बच्चा, कोई दिक्कत को नहीं स्टाफ ने है? कोई लेना देना नहीं है अभी तक, अब पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, फोन नहीं उठा रहे। रुको 1 मिनट, 2 मिनट का टाइम दे तो मैं इनके साथ फिर तुम्हारी भी वाट लगाता हूँ, एक बार इनकी वाट लगाने दो मेरे को, ठीक है। विधि के शासन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, मतलब पता नहीं यार, ध्यान ही नहीं है। ऊपर से कॉलिंग भी नहीं उठा रहे, मैंने लगातार 3 को कर दी। चलो मेरे भाई, विधि के शासन का अर्थ बताते हो। विधि के शासन का अर्थ, विधि के शासन का अर्थ है कि इसका अर्थ यह है कि विधि सर्वोच्च होती है अपने आप में, क्या होती है, सबसे ऊपर क्या होती है, सर्वोच्च होती है, और धनी और गरीब, साधारण नागरिक या सरकारी पदाधिकारी सभी विधि के समक्ष ही समान होते हैं मेरे भाई। विधि अपने आप में क्या रहेगी, सर्वोच्च रहेगी, और सारे के सारे धनी गरीब जितने भी है सारे सारे उस विधि के समान समक्ष रहेंगे, यानी उसी के समान रहने वाले हैं। बात चलेगी प्रशासकीय विधि का अर्थ क्या होता है, ये तो विधि के शासन का अर्थ जाना, अब हम प्रशासकीय के अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं इसके अंतर्गत सामान्य नागरिक जो है, मेरे जैसे आम लोग जो हैं, और प्रशासकीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों की क्या है, नियमित करती है मेरे भाई। इन सबको क्या करती है, इसके अंदर इंक्लूड करती है, नियमित करती है। शासन की देन मेरे प्यारे साथियों, अब शासन की देन पे चर्चा करते हैं। शासन की देन क्या चीज होगी मेरे भाई, कहता है कानून का शासन ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है मेरे भाई। क्या होगा, कानून का शासन जो है वो ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, और इस पर ABDK ने द्वारा विशेष क्या कहा गया है मेरे भाई, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 1 सेकंड रुको, तो इसके ऊपर चर्चाएं क्या चलिए मेरे भाई, ये सुन लो। ABDK ने इसके ऊपर क्या कहा है मेरे भाई, उसके द्वारा विशेष जोर दिया गया, और इसके अलावा कानून के शासन को ब्रिटिश राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग बना दिया गया। किसको मेरे भाई, कानून के शासन को ब्रिटिश राजनीति का एक क्या बना दिया गया, महत्वपूर्ण पार्ट, यानी उसका एक पार्ट बनाकर छोड़ दिया गया। उसके बाद में देशों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, थर्ड पॉइंट हमारा देशों की स्थिति मेरे भाई। तो कहते हैं इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन नामक द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहां पर है मेरे भाई, तो आपका इंग्लैंड जो रहने वाला है, इंग्लैंड जो देश रहेगा वो मेरे भाई आपका ग्रेट ब्रिटेन नामक एक द्वीप है, उसके दक्षिण भाग में, मान लो ये आपका क्या है, ग्रेट ब्रिटेन नामक एक द्वीप हो गया। इसका ये तो उत्तर वाला भाग है, ये इसका दक्षिण, तो यानी वो यहां कहां, नीचे वाली साइड में रहेगा। जबकि फ्रांस क्या है मेरे भाई, एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति होती है। क्या होती है, एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति होती है अपने आप में। उसके बाद में बात करें तो निर्वाचक देश की बात करते हैं, तो कहता है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा निर्वाचक देश है। इंग्लैंड क्या है मेरे भाई, यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा निर्वाचक देश होता है। जबकि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही महाद्वीप की 2 सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है मेरे भाई। अगर इसके साथ में कंपेयर कराते तो कहता फ्रांस और यूनाइटेड की अगर बात करें तो भैया ये दोनों महाद्वीप की 2 सबसे बड़ी जो सेनाएं होती है ना, उनकी दोनों में से एक ही चीज है, सबसे बड़ी सेनाओं में से दोनों में एक ही चीज है। परमाणु हथियार वाले देश की अगर चर्चा करते हैं, इसके साथ कंपेयर करें तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही महाद्वीप पर परमाणु हथियार रखने वाले देश है। यानी कुछ कुछ यहाँ पर समानताएं बताई जा रही है मेरे भाई। मैंने कहा क्वेश्चन में विभिन्नताएं समानताएं पूछेगा, तो यहाँ कुछ एक समानताएं बताई जा रही है। आखिरी पॉइंट क्या कहता है, शासन की व्यवस्था मेरे भाई। शासन की व्यवस्था पर है। शोर कितना आ रहा था, कहां थे सारे टीचर, तो शोर आ ही रहा था, इतनी देर था ही नहीं आपको टीचर। बच्चे क्यों नहीं थे, मैं वीडियो देखो पीछे करके।
शासन की व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। बंद करो शोर, कंट्रोल करो। शासन की व्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत साधारण व्यक्ति और सरकारी अधिकार में कानून की दृष्टि से कोई भेद नहीं किया जाता। मेरे भाई ध्यान रखना, चर्चा करते हैं मेरे मित्रगण साथी। कहते हैं ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत साधारण व्यक्ति और सरकारी अधिकार में कानून की दृष्टि से कोई भेद नहीं किया जाता और सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और न्याय व्यवस्था है। मेरे भाई सारों के लिए क्या है, एक ही कानून होगा, एक ही जैसा न्याय। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है, कोई भैया किसी जाति का नहीं है, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, यही बात बोली गई। लेकिन फ्रांस की व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था के क्या थी मेरे भाई, बिल्कुल विपरीत थी। यानी इसकी जो व्यवस्था बनाई गई थी वो उससे बिल्कुल अलग थी, हटकर थी। फ्रांस में सामान्य नागरिकों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसका निर्णय साधारण कानून के अध्ययन साधारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। देखो इसके लिए कोई राजा नहीं होता था, कोई इसके लिए मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, नॉर्मल होता था, सामान्य न्यायालय जो होता था वही इसका क्या कर देता था, सोल्यूशन निकाल देता था। ये मेरे भाई बैक खंड हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा खंड नंबर 6 की हम शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद करूंगा ये मैराथन तुम्हारे लिए खतरनाक चल रहा होगा। आज मॉडल पेपर 1 की आंसर की इस मैराथन के साथ कंप्लीट होगी। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं सबको बता दूं मेरे प्यारे साथी कि अभी तक अगर पावर ऑफ एजुकेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस प्यार इस बड़े से परिवार में अपने आप को शामिल कीजिए। पावर ऑफ एजुकेशन आप सबके बीच में विराजमान रहे, इसलिए आप सबके लिए मेरे भाई 4th सेम का बैच आपका मात्र 1 रुपए में कर दिया गया है। फोर्थ सेम का बेच मात्र 1 रुपए में कर दिए गए मेरे भाई, 1 रुपए में, ठीक है ना। 1 रुपए में बेच मिलेगा। बेच कहां मिलेगा तो भैया एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाला है। अभी से ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये ऑफर चलेगा आपका मार्च तक मेरे भाई। मार्च तक इसका 1 रुपए प्राइस रहेगा, उसके बाद में इसमें चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है ना। चेंजिंग मेरे भाई 1 रुपए प्राइस में जल्दी से जल्दी इसमें इंक्लूड हो जाइए ऑफर के अंदर मेरे भाई। बैच जल्दी से बन जाएंगे आपके। और मेरे मित्रगण साथियों याद रखना इस बात को कि भैया पूरा सिलेबस आपका अच्छा सा निचोड़ा जाएगा और 5 मॉडल पेपर के आंसर की इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है ना। इसलिए कहता हूं भैया अगर कोई भी मेरा प्यारा साथी है अपने आप को अच्छी तैयारी करना चाहता है तो भैया अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर ये 1 रुपए में बैच मिलेगा कहां, तो भैया आपका प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर लिखिए पावर ऑफ एजुकेशन। प्ले स्टोर पर जाकर क्या लिखो मेरे भाई, पावर ऑफ एजुकेशन लिख दीजिए मेरे भाई। अदरवाइज ऊपर भैया पिन किया गया है, उस पिन के अंदर देख लो पावर ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर लिंक दिया होगा या इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे भाई एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशन वाले लिंक को क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अभी से जाकर भैया ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मेरे मित्रगण साथी आगे शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की बेहतरीन अंदाज में। जो क्लास चली उसको और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन जो निकलेंगे मेरे भाई ये खंड 6 हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा और यकीनन कहता हूं मेरे भाई यहां से आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन निकलने वाले हैं। 60 नंबर का काम है। पास होने के लिए मेरे भाई आपको यही टारगेट बनाना होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को टारगेट बना लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेल नहीं कर सकती। ये बात अपने जहन दिमाग को दिलो दिमाग में डाल लीजिए। चलो मेरे भाई आगे बात करते हैं। देखो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं स्थिति का प्रशिक्षण कीजिए। यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, पीएम है मेरे भाई, उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जरा हमें बतला दीजिए। तो चलिए जब पूछा हाल तुमने तो अपना हाल बतला देता हूं और क्वेश्चन निकला इंग्लैंड का तो उसका आंसर आपको सुना देता हूं। जरा सुनिएगा कि मंत्रिमंडल का निर्माण मेरे भाई पहला क्या है, मंत्रिमंडल का निर्माण। यानी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के पश्चात पहला कर्तव्य क्या बनता है प्रधानमंत्री का। मानो आज मैं प्रधानमंत्री बन गया कि मैं देश की सेवा करूंगा, देश का पालन करूंगा, नियमों के अनुसार काम करूंगा, ये मैंने शपथ ली, प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनते देखो पद पर आसीन होने के पश्चात उसका पहला कर्तव्य है कि एक मंत्रिमंडल का निर्माण करना। यानी पहले उसके काम करने वाली एक मंत्रिमंडल होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। इसके लिए प्रधानमंत्री सदस्यों की सूची तैयार करता है, पूरे सदस्य लेगा, उसके अंदर आप देखेगा कौन मंत्री बनने के लायक है, किसको कौन सा काम दे, जिसे राजा विधिवत स्वीकार करता है। राजा द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति करना केवल एक औपचारिक मात्र होता है। राजा औपचारिक है, काम सारो कौन करे, प्रधानमंत्री। वो तो कहे कि एक नाम मात्र है कि औपचारिक फॉर्मेलिटी से निभाएगा, ठीक है। कौन व्यक्ति मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, कौन मंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है मेरे भाई। राजा तो सिर्फ सिग्नेचर मार के देवा, प्रधानमंत्री ने कहता कर लियो नहीं डिसाइड कहां कर लियो, तो ले फिर तक कर ही लियो तो मैं के देखना। यानी फॉर्मेलिटी उसके तो एक सिग्नेचर वाली काम होती है राजा के। इंग्लैंड में तुम्हें पता होगा एक राजा होता है, ध्यान रखना। मंत्रियों में विभागों का वितरण, अब मंत्री तो बढ़ा लिया, अब किसान किसो देना वो भी तो देखना। गृह मंत्री किन बनाना है, शिक्षा मंत्री किन बनाना है, रेल मंत्री किन बनाना है, ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ आ जाओ। यानी प्रधानमंत्री का दूसरा काम अपने मंत्रियों का वितरण करना है, यानी उनको काम का बांटना, यानी कौन से को कौन सा काम देना है जो ध्यान रखेगा, ठीक है।
तो वह मंत्रियों का अनुभव व योग्यता देकर उन्हें विभागों का वितरण करता है। अब मान लो कोई खेल मंत्री बनने के लायक खेलन वालों बिन बना दे शिक्षा मंत्री, तो भैया शिक्षा धारो बेड़ो कर देगा। वो कहे जिसको जितना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके हिसाब से उसको उसका पद दिया जाता है। सिंपल सी फिलोसफी। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। अब मंत्रियों ने बना दी और मेरे बेटा ने दे दियो कि थे ओ जाके वो करो। अब अंग बैठका भी करनी पड़े, पूछना भी पड़ेगा कदी कदी भाई जी तक के करे तन बनाए तो मैं शिक्षा मंत्री की शिक्षा में सुधार करे भी है। वो कहा के इंग्लिश मीडियम हो गए माने को नहीं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अध्यक्षता भी करता है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की बैठकें बुलाता है। बैठकें बुलाने का मतलब बैठे बैठे थोड़ी वो आज थारी बैठक करा, बातचीत करा, सभा करा एक, ठीक है, बैठ के बुलाता है और उनकी अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में सभी निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही दिए जाते हैं। जो प्रधानमंत्री ने डिसाइड कर लिया सो कर लिया है। अब देखा क्या, जाना क्या, माना क्या, पहचाना क्या। वित्त पर नियंत्रण। दूसरा काम और सुन लो, बात है ठीक है, मंत्री बना लियो, विवाद काम बांट दियो, बुला भी लिया, बैठ का अट्ठे थोड़ी चलतो रहा टॉपिक। अब वो मंत्री ने भाई शिक्षा मंत्री थे बना तो दियो, अब स्कूल में रिपेयर करानो तो रिपेयर भी तो चाहिएगा, तो भाई वित्त बजट तो होना चाहिए। तो भैया वित्त नियंत्रण यानी उस कंट्रोल भी करना है। शिक्षा मंत्री वो तो आपको नाम कमांड भी चलो रहा, सरकारी स्कूलों में लगा दो, एसी लगा दो, फलाना लगा दो, अरे बजट भी तो देखना पड़ेगा। यानी वित्त पर नियंत्रण है। प्रधानमंत्री का देश के वित्त पर भी नियंत्रण यानी कंट्रोल रहता है। यद्यपि वित्त विभाग चांसलर ऑफ दी एक्सचेकर के पास में, एक्सचेंजर के पास में होता है, ये ध्यान रखना। किंतु वह देश की बजट संबंधी नीतियां तथा करों को प्रधानमंत्री के आदेशानुसार ही लागू करता है। टैक्स लगाना है प्रधानमंत्री कहेगा तो लगेगा, नहीं कहेगा तो नहीं लगेगा। कितना लगाना है उतना प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा। सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। अरे सरकार को बताएगा कौन? प्रधानमंत्री बताता, तो प्रवक्ता होता है, उसको सारी बातें बताना कि फलानी। देखो आपका मंत्री छोड़ा, शिक्षा मंत्री नु आयो, प्रधानमंत्री जी शिक्षा में तो ये चलन आ रहा, गोलमाला खेल मंत्री, अब प्रधानमंत्री को नॉलेज, अब वो प्रवक्ता बन गया, अब उसको सारी चीजों की डिटेल मिल रही है। अब प्रधानमंत्री आगे बताएगा, क्या बताएगा मेरे भाई? सरकार का प्रवक्ता है। सरकार को कौन बताएगा? प्रधानमंत्री। कहता है कि प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार का मुख्य प्रमुख क्या है? मुख्य प्रवक्ता है। वह सरकार की ओर से अनेक योजनाएं करता है। वह यह घोषणाएं संसद में और संसद के बाहर भी करता है। यानी जितनी भी घोषणाएं हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, वो अंदर मतलब संसद के अंदर भी बताता है और संसद से बाहर भी कुछ ना कुछ करता रहता है। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। अब मंत्री भैया कुछ एक दिन तो काम कराया, अब आपस में फूट पड़ गई। शिक्षा मंत्री का नाम भी मेरे तो काम बस को नहीं, मन तो खेल मंत्री वो कहने दूसरा थाली में लाडू मोटा ही दिखा है, बिन लगा ना रहा खेल लाड़ो ठीक हो। प्रधानमंत्री ने फिर से कहा ना मैं तो खेल लाड़ शिक्षा मतलब आपस में झगड़ो होना आपस में। ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, कोई असल में ऐसा नहीं होता है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप एक बार में पढ़कर आपको सारे पॉइंट याद हो जाए और अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाए। अब क्या आपस में मेरे भाई क्या हो गया? झगड़ा होना ही था, सिंपल सी फिलोसफी है। वो कहना रहा तेरे लम तू तेरे लो ठीक है यार काम, मेरे लम तो मत खोचे हुआ तो यार। तो वो कहे अब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करेगा, दोबारा से निर्माण करेगा। वो कहे ठीक है चलो करा, दोबारा करा कि नहीं। तो प्रधानमंत्री को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने मंत्रिमंडल में से जब चाहे और तब जैसे चाहे वैसा परिवर्तन कर सकता है और मंत्रियों के विभागों में भी हेर फेर कर सकता है। यानी अब क्या वो कह ना रहा यार तू शिक्षा में काम को नहीं तन बना तो दियो पर तन तो कह गो कोई कौन वेरो तू यार तू खेलने का लायक तू ना जा खेलना तन ठीक ठाक जानकारी इन तो ज्यादा ही है, तू इन्ना आ यार तू इन। वो आपस में बदल लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। हेरफेर और ये शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री। यानी दोबारा मंत्रियों का प्रधानमंत्री ने बाद में एहसास हो नहीं कि काम गोली कर दियो है। अब मंत्रिमंडल का अंत। अब भैया ये ज्यादा सेकंड ला गया प्रधानमंत्री। अब वो कहना अठे कौन बस पड़े, मंत्री ने घड़े हेरफेर करे कोने बात कौन बनी मारी। अब बेटा प्रधानमंत्री होगा तंग, वो कहते मरो पर डूब के पानी में मैं आप ही संभाल लूंगा। यानी मंत्रिमंडल का अंत करना, खत्म कर देना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का अधिकार है कि वह एक या एक से अधिक मंत्रियों से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अब बिन लागा वो ज्यादा सेकंड ला रहे हो, खेल मंत्री है नहीं वो बड़ो सेकंड ला रहे हो, कभी इन्नू आ जाए लात डालने, कभी इन्नू आ जाए लात डालने, वो त्यागपत्र दे दे। तो इसके पास ये भी अधिकार है, ये त्यागपत्र के लिए कह सकते हैं। या मंत्रिमंडल का अंत करने के लिए सम्राट से सिफारिश भी कर सकता है कि बड़ा एक काम का कोने निकाल के परना मारो। सम्राट तो वही था ना, फिर प्रधानमंत्री कह दियो तो कह दियो। फिर यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देता है तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वतंत्र ही मंत्रिमंडल का अंत हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री क्या है कि तू ये क्या निकाल देगा, सारा वो खोया मंत्री। प्रधानमंत्री अकड़ा क्या करे, खुद ही त्याग पत्र दे दियो। अब भैया उसी की बनाई हुई वो मंत्रिमंडल की टीम थी। अगर प्रधानमंत्री ना रहेगा तो फिर थाना पता है मंत्रिमंडल की टीम किनो रहेगी, तो भैया सारों का अंत हो जाना। राष्ट्र का नेता होता है, प्रधानमंत्री इतना काम कर सके तो राष्ट्र को तो नेता सिंपल सी बात है बना ही बनेगा। राष्ट्र का नेता होता है कि प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र का नेता होता है, इस नाते देश की जनता इसका बड़ा सम्मान करती है। अब बड़ो मोटो नेतो और नेतो अंगूरियम तोलंग अंगूरियम किन्नुम तोलंग मेरे भाई, ठीक है ना।
तो भैया एक तरीके से समान आदर देना मेरे भाई, ठीक है ना। देश की उन्नति उसी के नेतृत्व पर निर्भर करती है, वह संपूर्ण राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करता है और राष्ट्र को हर संकट से क्या करता है, बचाता है। मैंने झूठ ना बोलियो, अपने नरेंद्र मोदी किन किन याद आने लग रही, मैं जितने बारी प्रधानमंत्री का नाम लियो मन लगा मेरे बेटा उल्टा ही जोड़न ला रहे अण कर दिए देश को बेड़ो करके ये कहता है। तो मेरे भाई ऐसी सोच ना रखो, पीएम हमारे बहुत जबरदस्त पीएम है, खतरनाक पीएम। आपातकालीन शक्तियां, अब इसके पास ये भी होती है कि सिचुएशन आ गई कि भारत ने तो खतरो है या इंग्लैंड ने खतरो है भैया, तो ये आपातकालीन शक्तियों का यूज करेगा। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री की शक्ति और भी बढ़ जाती है मेरे भाई, यानी आपातकाल का युद्ध की स्थिति बन जाती है। युद्ध, हड़ताल, आर्थिक मंदी आ जाना आदि जैसी स्थितियों में सरकार को संसद सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है मेरे भाई। क्या करती है संसद सरकार को, क्या करती है, व्यापक शक्तियां देती है, ठीक है ना। सम्राट का मुख्य सलाहकार होता है मेरे भाई, प्रवक्ता होता है तो सलाह देने वाला तो हो गई। प्रधानमंत्री का ना सर जी यहाँ कौन बात बनाए आप करके मतलब सलाहकार होता है, सलाह देना कि ऐसा करो वैसा करो फलाना दिखना है। कहता है प्रधानमंत्री ब्रिटिश सम्राट का मुख्य सलाहकार होता है। सम्राट हर कार्य उसकी सलाह में ही करता है मेरे भाई, यानी जैसी वो सलाह देगा वैसी वो करेगा। उसकी सलाह से सम्राट अनेक नियुक्तियां करता है, उसकी सलाह पर ही विदेश का भ्रमण करता है। यानी भैया एक दूसरे देश में जाना होता है तो पहले प्रधानमंत्री का भाई वो कह सम्राट कह कि भारत तो मिलिया होंगे, पहले प्रधानमंत्री का नाम है कि वो अगर प्रधानमंत्री का ठीक है मिलियो बढ़िया देश है तो चल जाएगा, नहीं तो कौन जाएगा। उसकी सलाह से संसद के अधिवेशन को बुलाता है। सम्राट जब भी अधिवेशन बुलाएगा मेरे भाई, राजा जब भी अधिवेशन बुलाएगा तो प्रधानमंत्री के कहने पर बुलाएगा, यानी उससे सलाह लेगा। संसद का नेता होता है मेरे भाई, कहता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन की संसद का नेता होता है। वह संसद के अधिवेशनों का समय निर्धारित करता है। क्या करता है अधिवेशनों का मेरे भाई समय कि किस टाइम से लेकर कब तक रहेगी, ठीक है ना। उसकी इच्छा के बिना कोई भी विधेयक संसद में पारित नहीं हो सकता, कोई भी संसद उससे पारित किया नहीं जा सकता जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहता है। मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी होती है, किसके बीच में मेरे भाई, मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की क्या है, कड़ी का काम करता है। कड़ी का मतलब ये जोड़ के रखना, आज यहाँ कड़ी है वो इन ब्रिटिश वो इन सम्राट, ये लो प्रधानमंत्री दोनों को जोड़ के रखना, ठीक है ना। जो सम्राट का मुख्य राम परामर्शदाता है, वह मंत्रिमंडल के निश्चयों और शासन संबंध सूचनाओं सम्राट को क्या करेगा, भेजता है और सम्राट की प्रतिक्रिया से मंत्रिमंडल को क्या करवाता है, अवगत करवाता है। अब यह परंपरा बन गई है कि कोई भी मंत्री सम्राट से प्रधानमंत्री की सहमति से ही बैठ सकता है। अगर प्रधानमंत्री की सहमति नहीं होगी तो वो सम्राट के साथ बैठकर बात भी नहीं कर पाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनात्मक व्याख्या कर दीजिए। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी मेरे भाई, प्यार दीजिए क्लास के ऊपर। जितने भी मेरे प्यार साथी, बड़ी मेहनत से ये मैराथन चल रही है मेरे भाई, काफी टाइम से गला सूख चुका है मेरे भाई, मेरे को पानी की जरूरत है, लेकिन आप सबका प्यार मिल जाए तो पानी शायद बदल जाए है। कहने का मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, सारे के सारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, यानी मेरे भाई तो आपका पास नंबर है मेरा 7206608286। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो मेरे भाई तो पीडीएफ नोट्स के लिए मेरे प्यार साथी इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरे भाई मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊं, तो आप एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मात्र मेरे भाई 30 रुपए में ये आंसर की मेरी लिखने की जरूरत नहीं है, फोटोकॉपी करवाने की जरूरत नहीं है, 30 रुपए में मिल रही है भैया, जाकर अभी परचेज कीजिए। टॉप 5 मॉडल पेपर के आंसर की रहेगी, ठीक है ना। आगे चलो मेरे मित्रगण साथियों, चर्चाएं करते हैं खूब है, चर्चा चलिए तेरे शहर की तो मैं आऊंगा जरूर, और पर्चे लगे हैं तेरे कॉलेज के बाहर तो मैं छाऊंगा जरूर, ठीक है ना। कभी तो लगेंगे हमारे पर्चे तुम्हारे कॉलेज के बाहर। आज सारे के सारे न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनात्मक व्याख्या कर दीजिए। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है, पहले तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय को, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की अगर चर्चा करते हैं मेरे भाई, कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की परीक्षा कर सकता है, यानी कोई कानून बना दिया तो उसके बारे में उसकी जांच करना कि ये सही है या गलत है, कैसा नहीं है, इस बारे में वो क्या कर सकता है, जांच कर सकता है मेरे भाई, परीक्षा कर सकता है कि वह संविधान के अनुरूप है, यानी संविधान के वो काबिल है भी या नहीं है। इस चीज के बारे में अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उसके सामने प्रस्तुत कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो वह उसे अवैध घोषित कर सकता है, वह उसे मनाही कर सकता है कि ये नहीं कर सकेंगे हम, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। किसकी शक्ति कहा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो भैया नेक्स्ट आ जाओ। दूसरा कहता है न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं बता दो। अर्थ हमने जान लिया,
अब इसकी विशेषताओं की भी चर्चा कर ही लेते हैं। मैंने बोला ना जब चली है इससे चर्चा तो तेरे शहर में आऊंगा जरूर, और कॉलेज खुला है तेरा तो तेरे गांव के अंदर मेरे पर्चे लगाकर छाऊंगा जरूर। अरे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बना दिया है। अरे यही वो न्यायिक पुनरावलोकन है, यानी दोबारा से उस चीज का अवलोकन करना मेरे भाई, दोबारा से उस चीज की जानकारी लेना मेरे मित्रगण साथी। और इस शक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का क्या बना दिया है, यानी ये दोबारा जब उसकी जांच करता है तो संविधान का क्या है मेरे भाई, एक क्या होना बॉडीगार्ड बन चुका है, एक तरीके का रक्षक बन चुका है, ठीक है ना। न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए सर्वोच्च न्यायालय सरकार की उच्च शाखाओं को संविधान का पालन करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। यानी आप सबको डर रहता है इस बात का कि भैया ध्यान नहीं दिया तो दोबारा आगे खड़े हो जाएगा, न्याय पुनरावलोकन होगा और हमारी वाट लगेगी, इसलिए वो पहले से ही संविधान की सारी जितने भी नियम है उसके हिसाब से काम करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के तहत क्या है, सर्वोच्च न्यायालय यानी तुम्हारा सर्वोच्च न्यायालय मतलब समझते हो सुप्रीम कोर्ट, संविधान का उल्लंघन करने वाली जितने भी कानून है उसको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। चौथा क्या है मेरे भाई, तो संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना नहीं की थी, यानी ये न्यायिक पुनरावलोकन जो बनाया गया है ये आपके संविधान में पहले से नहीं था, संविधान ने नहीं बनाया मेरे भाई, अपितु सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या द्वारा इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना किसने की थी, न्यायिक पुनरावलोकन की, तो मेरे भाई आपकी संविधान ने की थी। किसने की थी, संविधान ने की थी, ठीक है ना। इस अधिकार के द्वारा न्यायालय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य की वैधता की जांच करता है। इसी न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार के जरिए ही मेरे भाई वो इन दोनों की क्या कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है और एक अच्छा ढांचा तैयार कर रख सकता है। निशा कैसी हो रे तुम है, सर जी निशा किसी, अरे मैंने तो फिल्मों का डायलॉग मारा, तुम अपने पे मत लो। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं क्या है मेरे भाई, लिमिटेशन क्या है, वो भी चर्चा कर लेते हैं आज उस सारी की सारी। सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो उसके सामने केस के रूप में आएगा, यानी हर कानून को सर्वोच्च न्यायालय भैया क्या है, अवैध घोषित कौन कर सकेंगे, बाप को राज को नहीं कि मुंह चक्कर वही का अवैध है, वही का अवैध है ना, वो किसको कर सकता है मेरे भाई, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो उसके सामने केस के रूप में आएगा। एक केस आता ना जैसे नॉर्मल किसी का, तो अगर केस के रूप में आएगा तो वो उसे अवैध घोषित कर सकता है, अगर वो सही तरीके से आ रहा है तो भैया अवैध नहीं कर सकता, ठीक है। केवल इस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है जिसकी असंवैधानिकता बिना भ्रम के स्पष्ट हो जाती है, यानी बिना संविधान के कोई मतलब ही नहीं, अगर ये चीजें सामने आ जाती हैं तो भैया उसको अवैध घोषित कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। केवल कानून की उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित किया जा सकता है जो संविधान के विपरीत हो, न कि समस्त कानून को, सारे को नहीं, यानी जो जो संविधान के खिलाफ में जाएगी उन्हीं को अवैध घोषित करेगा, जो नहीं जाएगी उसको नहीं कर सकता है। राजनीतिक प्रश्नों पर इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा उसके ऊपर कोई चर्चाएं नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषाएं, यानी कौन से व्यक्ति ने, हालांकि ये अर्थ के बाद आना था, ठीक है ना, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, टेक्निकल टीम ने बाद में ठोक दिया। तो मेरे भाई न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषाओं की बात करते हैं तो मार्शल के अनुसार क्या है, क्या न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसमें यह किसी भी कानून या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जिसे यह देश की मूल विधि या संविधान के विरुद्ध समझती हो। तो ये बात तो हम अर्थ में भी समझ आए, बात है बड़ी बड़ी भैया नाम लेके, अब तुम परिभाषाएं पूछ ले और नाम ना आए तो थे राजेंद्र सर को लिख दियो कि राजेंद्र सर लिख गए, राजेंद्र लिख देना, डॉक्टर राजेंद्र, उसके बाद में फलाना दिखड़ा लिख देना अंदर कि ये ऐसा कहता है, विरुद्ध होता है, उसे वेद घोषित कर देंगे। उन्हें भी कौन सा पता है कि राजेंद्र, कोई परवाह, कोई तो राजेंद्र रही होना पूरा पॉलिटिकल के अंदर, ठीक है, लेकिन तुम लिख देना, कुछ लिखोगे तो कुछ मिलेगा। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या करना, प्रभाव मेरे भाई, यानी इसका प्रभाव क्या पड़ता है देखिएगा। कहता है पहला प्रभाव सुनिएगा, कहता है न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है मेरे भाई, ध्यान रखना। कहता है न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से क्या है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र सिंगल जो अधिकार है वो इसके पास में है। न्यायिक पुनरावलोकन का व्यापक प्रभाव राज्य के पुलिस अधिकार पर पड़ता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अब ये ज्यादा किसके ऊपर प्रभाव किस पे दिखाई देगा, तो ये भैया पुलिस पर दिखाई देगा, क्योंकि दोबारा आगे तो भैया वाट लगेगी, उनकी जांच पड़ताल होगी तो पुलिस वालों की होगी, तो ये उस पर ज्यादा प्रभाव पुलिस अधिकारियों पर दिखाई देता है। तीसरा है मेरे भाई इसका प्रभाव, तो न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से ही राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायता प्रदान की जा सकती है मेरे भाई।
न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से क्या होता है, राज्यों के अधिकारों की क्या है, रक्षा करने में सहायता प्रदान होती है। चौथा है, न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से ही सर्वोच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मिली है कि सरकार की अन्य शाखाएं संविधान का पालन करेगी मेरे भाई। यानी इसी के कारण है, संविधान ने जो अपना न्यायिक पुनरावलोकन बनाया इसी के कारण है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना। पांचवा है, न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से कांग्रेस के विधायी कार्यों को सरकार के अन्य विभागों द्वारा अतिक्रमण से बचाया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से यानी इसी के कारण से क्या है, कांग्रेस के विधायी कार्य है उनको सरकार के अन्य विभागों द्वारा क्या है, सरकार के कोई भी जितने विभाग है उनके अतिक्रमण मतलब उनके प्रभाव से उनको क्या है, बचाया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के बल पर सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल संविधान की आत्मा तथा भाषा का ही निर्वाचन किया है बल्कि नीतियों का निर्धारण भी किया है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन के बल पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल भैया संविधान की आत्मा तथा भाषा का निर्वाचन नहीं किया बल्कि भैया उसने उसकी नीतियों का निर्धारण भी किया है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग पर बात करते हैं मेरे भाई। प्रभाव हमने पढ़ लिया, इसके प्रयोग की चर्चाएं करें तो क्या रहेगा, कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में सर्वप्रथम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद में किया था। यानी पहली बार इस अधिकार का प्रयोग किसने किया था वो बात की जा रही है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में सर्वप्रथम अगर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का किसी ने प्रयोग किया था तो टाइम था मेरे भाई सन 1803 का, और न्यायाधीश मार्शल ने इसका किया था 1803 में। किसमें किया था, मार्बरी बनाम मेडिसिन विवाद हुआ था उसके अंदर। तब से अब तक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 18 कानून को अब तक मेरे भाई अवैध घोषित कर दिया गया है मेरे भाई। 18 कानून को खर्च निलंबित कर दिया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व पर चर्चाएं करते हैं मेरे भाई कि इसके महत्व क्या रहने वाले हैं। तो कहता है नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। क्या करना मेरे भाई, नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना। तो नागरिक के अधिकारों की रक्षा की चर्चा चलेगी। तो कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर संदेह ही नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य किया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा जो है मेरे भाई ने न्यायालय पुनरावलोकन के आधार पर, किसके मेरे भाई, न्यायालय पुनरावलोकन के आधार पर संदेह ही नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य किया है। उदाहरण की बात करते हैं मेरे मित्रगण साथी, तो क्या रहेगा, गृह युद्ध की। हेलो जाओ, ठीक है, कि गृह युद्ध की स्थिति में भी जब राष्ट्रपति लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को स्थगित कर दिया तो मुख्य न्यायाधीश टोनी ने भैया उसे क्या है, अनुचित बताया था कि ठीक बताया था कि हाँ भैया अनुचित है, बात तो ठीक है। चलो मेरे भाई दूसरी है विधायिका की शक्तियों की जांच करना। अब क्या है मेरे भाई, इसके अंदर दूसरा क्या निकलेगा, विधायिका की शक्तियों की क्या करना, जांच करना, ठीक है ना। अब चर्चा चलेगी तुम्हारे, तो आगे देखो कि सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन के आधार पर ही यह तय कर सकता है कि विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है मेरे भाई, ये ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन के आधार पर यह तय कर सकता है कि विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है या सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। कांग्रेस एवं राष्ट्रपति की सीमा सीमित होती है मेरे भाई, किसकी, कांग्रेस एवं मेरे भाई राष्ट्रपति की सीमा का सीमित होना मेरे मित्रगण साथियों। कांग्रेस एवं राष्ट्रपति की सीमा का सीमित होना, कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के बल पर मेरे प्यारे साथी कांग्रेस एवं राष्ट्रपति को अपनी सीमाओं के भीतर रहने पर विवश कर दिया है मेरे प्यारे साथी। सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे प्यारे साथियों न्यायिक पुनरावलोकन के बल पर कांग्रेस एवं राष्ट्रपति को अपनी सीमाओं के भीतर रहने पर विवश कर दिया और उन्हें निरंकुश व अनियंत्रित सत्ता संपन्न नहीं होने दिया है। क्या नहीं होने दिया मेरे भाई, उन्हें निरंकुश नहीं होने दिया, अनियंत्रित तथा सत्ता संपन्न नहीं होने दिया। कानून को अवैध घोषित करना मेरे भाई, क्या करना, कानून को अवैध घोषित करना। कहता है सर्वोच्च न्यायालय इसी शक्ति के आधार पर यदि कोई कानून बनाया जाता है, कहता है सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि इसी शक्ति के यानी इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर कोई कानून बनता है मेरे भाई, तो यदि कोई कानून बनाया जाता है तो संविधान का उल्लंघन करता हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय उन कानून को क्या करेगा, अवैध घोषित करेगा, उन्हें निलंबित करेगा, उन्हें खत्म करेगा, ठीक है ना। संघीय स्वरूप की रक्षा करना मेरे भाई, संघीय स्वरूप की रक्षा का मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति के आधार पर संज्ञात्मक व्यवस्था की भी रक्षा की है मेरे भाई। किसकी, संज्ञात्मक रक्षा व्यवस्था की रक्षा की है। संविधान निर्माताओं ने केंद्र व इकाइयों को सरकारों के बीच
जिस शक्ति विभाजन की व्यवस्था की थी उसे बनाए रखते हुए संज्ञात्मक रूप में राज्यों के अधिकारों की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय पर ही था मेरे भाई, तथा सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भली भांति निभाया भी। अरे जिम्मेवारी ली जब अपने कंधों पर तो कंधे हमने स्ट्रॉन्ग करने ही थे, और लिया भार अपने कंधों पर तो फिर उतारना तो तुम्हें पता है, काम जो ले लिया वो करना ही है। अब ये कहीं कीड़ो सही चीजें हैं तो भी क्या मानना तो कोई नहीं, कीड़ो तो है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं भी निकली है, कुछ ने अच्छा कुछ ने बुरा कहा हमें, कुछ ने अच्छा कुछ ने बुरा कहा, सुनो बुरा किसने कहा। अनेक विद्वानों ने न्याय पुनरावलोकन के अधिकार की क्या की है मेरे भाई, आलोचनाएं की है। आलोचकों के प्रमुख तर्क रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या तर्क रहे हैं, ठीक है ना। पहला है लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा करता है। किसकी भैया, यानी भैया देखो ये क्या करेगा, लोकमत यानी लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा करता है। यानी एक कानून बनाया गया, संविधान ने पास किया, न्यायिक पुनरावलोकन आया, उसने खर्च कर दिया, अवैध घोषित करवा दिया, तो भैया ये क्या है कि लोगों के एक तरीके से मत है उसके बीच में टांग अड़ाने वाली बात है। कहता कांग्रेस देश की प्रतिनिधि संस्था है मेरे भाई, क्या है, कांग्रेस देश की एक प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस राष्ट्र तथा लोकमत का सच्चा प्रतिनिधित्व भी करता है, ये भी बड़ी बात है, बड़ी बड़ी संस्था है। अतः कांग्रेस द्वारा बनाए हुए कानून को अवैध घोषित कर सर्वोच्च न्यायालय लोकमत और लोकतांत्रिक भावना की क्या करता है, उपेक्षा करता है। ये कहता है कि भैया इतनी बड़ी संस्था है, अगर इसने कोई कानून बनाया है तो सोच समझ कर बनाया होगा, और इसका ही उल्लंघन करना, इसी को ही रद्द करना, तो भैया इसका मतलब वो कानून रद्द करना नहीं है, वो तो कानून कांग्रेस की बात को रद्द करने वाली बात है, तो ये उपेक्षा करता है, ये अच्छी बात नहीं, निंदा करता है। शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल है मेरे भाई। अमेरिकी शासन प्रणाली की मौलिक विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से क्या है मेरे भाई, पृथक है। क्या है, एक दूसरे से पृथक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति कांग्रेस और कार्यपालिका से सर्वोच्च हो जाती है, जिससे क्या है, शक्ति पृथक्करण की भावना का क्या हो जाता है मेरे भाई, अंत। यानी ये इसको भी कहीं ना कहीं नुकसान देती है, ठीक है ना। उसके बाद में कांग्रेस का तीसरा सदन भी निकल गया था। देखो कांग्रेस में दो ही सदन हुआ करता था, है, एक तो हुआ करती थी माँ, एक हुआ करता तो बाप, लेकिन अब अंग बेटो भी तीसरो आ गयो, यानी न्यायिक पुनरावलोकन तीसरा रूप लेके आ गया। इस शक्ति द्वारा न्यायालय ने कांग्रेस के तीसरे सदन का रूप ग्रहण कर लिया है मेरे भाई। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की ये शक्ति इतनी खतरनाक बन गई, यानी लोकसभा राज्यसभा जिया हुआ करती, आ भी बिंग बाप बन गई, मतलब तीसरा सदन बन गई। लोकतंत्र में न्यायालय की ऐसी स्थिति अनुचित है क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति तो जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होती है। किसको होती है मेरे भाई, जनप्रतिनिधि मतलब जनता को ही प्राप्त होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। प्रगतिशील में बाधक है मेरे भाई, किसके अंदर, प्रगतिशील में बाधक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग कर अनेक प्रगतिशील कानून के निर्माण में गंभीर बाधा उपस्थित की है मेरे भाई। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इस शक्ति का प्रयोग कर इस क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर अनेक प्रगतिशील कानून के निर्माण में गंभीर बाधा बनी है मेरे भाई, खटन खट जाकर अड़कास करी दी इसने, ठीक है ना। और मेरे भाई राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट यानी कृषि आयोजन एक्ट, यानी दो एक्ट की बात करते हैं, राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट हो गया, कृषि आयोजन एक्ट हो गया, जैसी प्रगतिशील विधियों को रद्द करके न्यायालय ने अपने आप को क्या है, संपत्तिशाली वर्ग का संरक्षक ही घोषित कर दिया। यानी अपने आप को सबसे बड़ा एक रक्षक बना दिया कि मैं ही हूं, मुझसे बड़ा और कोई नहीं, ये बात भी करके साबित कर दी। अब आ जाओ मेरे भाई, ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हो, स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वर्णन कीजिए। ये टॉप 5 क्वेश्चन जो चल रहे हैं मेरे भाई, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का दिखेगा, 100% दिखेगा मेरे भाई, 20 नंबर का। इन 5 क्वेश्चन से, इस पहले मॉडल के 5 क्वेश्चन से एक या पहली बात तो 2 ही दिख जाएंगे। खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला ही मॉडल पेपर तुम्हें पास करवा जाएगा अगर तुम ध्यान से देखते हो तो मेरे भाई। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हो, और स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आप लोगों ने क्या करना है, वर्णन करना है। तो पहले तो इसके हम अर्थ की बात करेंगे, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाएं देखेंगे, इसके उपकरण देखेंगे, ठीक है। उससे आगे का जिक्र हम बाद में करेंगे। चलो मेरे भाई, कालियां ने गड्डियां, कालियां गड्डियां चिकाले काले शीशे, अंदर तो देख देने बाहर लो की। आ जाओ मेरे भाई, इधर देखो अर्थ पे।
कहता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शुद्ध प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कानूनों एवं नीतियों का निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कौन करता है मेरे भाई, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, तो नागरिक यानी जनता, आम नागरिक, यानी मैं मान लो आम नागरिक हूं, मैं खुद इसके अंदर क्या करता हूं मेरे भाई, ये सब इसके अंदर करता हूं, ठीक है ना। क्या करता हूं मेरे भाई, कानून एवं नीतियों का निर्माण करता हूं। अर्थात प्रशासन में जनता की सीधी एवं प्रत्यक्ष भागीदारी रहती है मेरे भाई, क्या रहती है, प्रशासन में मेरे भाई जनता की क्या रहेगी, सीधी एवं मेरे प्यारे साथी प्रत्यक्ष भागीदारी होगी। और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन, यानी वहां पर जैसे अपने राज्य है ना मेरे भाई, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां राज्यों को कैंटन बोला जाता है। तो कहता है एक पूर्ण कैंटन है मेरे भाई और 4 क्या है, अर्ध कैंटनों में इसको क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शुद्ध रूप को प्रचलित किया गया है, विभाजित किया गया है, रखा गया है, ठीक है ना। परिभाषा पे आ जाओ, बात अर्थ पे खत्म होती तो और थी, लेकिन ना 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 ना, बातें परिभाषा पर भी जाएगी। तो आ जाओ मेरे भाई, हरनसा के शब्दों में शुद्ध रूप में लोकतांत्रिक शासन वह शासन है मेरे भाई, कहता है सुनो मेरे भाई, कहता है शुद्ध रूप में लोकतांत्रिक शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है मेरे भाई। किसका करती है, यानी उसके खुद के हाथ में होता है सब कुछ। यानी क्या कहता है, शुद्ध रूप से लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता मेरे भाई स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों को प्रभुसत्ता का क्या करती है मेरे भाई, प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाएं एवं उसके उपकरण बता दो। तो इसकी संस्थाएं कौन से हैं, इसके उपकरण कौन से हैं, वो भी सुन लो मेरे भाई। तो पहला है मेरे भाई क्या, लेंसजिमिंडे प्रारंभिक सभाएं। कौन सी सभाएं हैं मेरे भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 8 नंबर में भी तुम्हारी पूछी जा सकती है अलग से, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लेंसजिमिंडे प्रारंभिक सभाएं, तो कहता है लेंसजिमिंडे का अर्थ होता है लोकसभा तथा प्रारंभिक सभा। कौन सी सभा मेरे भाई, लोकसभा, ठीक है ना। कौन सी सभा मेरे भाई, लोकसभा का होना, ठीक है मेरे मित्रगण साथी, लोकसभा या प्रारंभिक सभा। स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण तथा 4 अर्ध कंटेनों में विधानमंडल नहीं है मेरे भाई, यहां पर आपकी विधानमंडल पाई ही नहीं जाती, यहाँ विधानमंडल नहीं है, यहाँ पर विधानमंडल का कार्य जरूर है। विधानमंडल खुद नहीं है लेकिन उसका कार्य जो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। जो काम करती कौन है, लेंसजिमिंडे द्वारा किया जाता है, और ये काम करने का जो जिम्मा होता है विधानमंडल का जो काम है वो संभालती कौन है, तो आपकी भैया लेंसजिमिंडे संभालती है, ठीक है ना। इसमें कैंटेन के सभी वयस्क नागरिक भाग लेते हैं। कैंटेन मतलब यहाँ के जितने भी वृद्ध भाग, वयस्क मतलब समझदार लोग होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। और इस प्रारंभिक सभा को ही स्विट्जरलैंड में लेंसजिमिंडे कहा जाता है। और यही प्रारंभिक जो सभा होती है इसी को एक नाम दिया जाता है, विधानमंडल का जो काम करती है इसी को मेरे भाई क्या बोल दिया जाता है, लेंसजिमिंडे बोल दिया जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए मेरे भाई क्या होता है, इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है। किसका किया जाता है मेरे भाई, एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान क्या होता है, लेंसमैन, उसको क्या बोला जाता है, लेंसमैन कहा जाता है मेरे भाई, की ओर ना पड़ दिए रहे। यह कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सभा क्या होती है के समुख गत वर्ष के प्रशासनिक कार्य की रिपोर्ट या आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। यानी इसका काम क्या होता है, बीत गया उसका मेरे भाई उसकी रिपोर्ट लाना या आने वाले वर्ष के लिए कोई बजट बनाना है, वो ये काम करती है, ठीक है ना। उसके बाद में लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह क्या चीज होती है, सुन लो मेरे भाई। कहता है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उपकरण लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह भी होता है। क्या होता है मेरे भाई, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उपकरण कौन सा होता है, लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह भी होता है, जिसका अर्थ है लोगों के पास में भेजना, कि तुम भेजने का काम करो, कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा, भेजना अर्थात लोगों से परामर्श लेना। इस तरह लोक निर्णय अथवा जनमत संग्रह लोगों के हाथों में एक ऐसा निषेधाधिकार साधन है जिसके द्वारा वह किसी भी अवांछित विधि को ऐसे स्वीकार कर सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। लोक निर्णय के 2 भाग होते हैं मेरे भाई, बात चल रही है लोक निर्णय की, तो ये कहते हैं इसके 2 भाग होते हैं और दोनों भाग को जरा दिल से समझना मेरी बात, ठीक है ना। अनिवार्य लोक निर्णय, ठीक है ना, ऐच्छिक लोक निर्णय मेरे भाई। कहता है मेरे भाई अनिवार्य लोक निर्णय की चर्चा चलेगी। कहता है अनिवार्य लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है। ये कहता है जो भी आपके विधानमंडल ने पारित कर दिया उन सब विधायकों के ऊपर क्या है, लोक निर्णय, लोगों का निर्णय होना जरूरी है मेरे भाई। और बिना जनता की स्वीकृति के वे विधायक कानून का रूप ग्रहण नहीं करेगी। अगर जब तक जनता इन तोड़ूंगा मैं,
जब तक जनता नहीं मानेगी तब तक वो विधायक नहीं होगा मेरे भाई। तुम क्या सोचते हो तुम अपनी मर्जी से चलाओगे? नहीं मेरे भाई, ये कानून है, जनता जो चाहेगी वही होगा, ठीक है। जनता मूर्ख है, जनता आडो टेढ़ो बंदे चुनेगी है, मन बेरो सारो। ऐच्छिक लोक निर्णय मेरे भाई। अब इतनी खतरनाक क्लास चल रही है ना, अब आप जनता के रूप में आते हो, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करने, मैराथन चल रहा है, खतरनाक मैराथन चल रहा है, और इसको अब भी सब्सक्राइब करने की नहीं सोचोगे। तुम्हारे तो आग लगी कि सर जी हमारा कमेंट कौन पढ़ने लग रहा है, कद में करने लग रहा है। अब तारा कमेंट पढ़ूंगा तो मेरे भाई जी मैं बंदी करा कि एलसीडी नहीं, कॉमेट वाली एलसीडी बंद करके ला रहा हूँ क्लास देने, ताकि रांद काट दी कि कॉमेंट पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। कि कॉमेंट को चाहिए तो मेरे भाई हेल्पलाइन नंबर है, कोई जरूरी काम हो तो मैंने फोन ही कर लियो सीधो। अरे इं ना खड़के तो सर में कॉमेंट कद लिखने लगे हमारी थे, आप सर में कर लो बात, मैंने नहीं थारी बात को जवाब को देना कॉमेंट के अंदर, क्योंकि फिर मेरा ध्यान यार कॉमेंट में जा तो अट्ठा कौन जावे। मैं चाहूँ पूरा 2 ढाई 3 4 घंटा हो, जितने टुकड़ो मेरा था नहीं कितने घंटा हूँ, खतरनाक चालना चाहिए मेरे भाई, एकदम ध्यान मेरो अग्रेसिव हो गई क्लास के अंदर, ठीक है। ऐच्छिक लोक निर्णय की बात करेंगे मेरे भाई। ऐच्छिक लोक निर्णय क्या चीज होती है? कहती है ऐच्छिक लोक निर्णय का हाशिया यह है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर, कहता कितनी, एक निश्चित संख्या एक निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर लोक निर्णय की मांग करे, तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा मेरे भाई उसके लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना। यदि जनता द्वारा इस तरह की मांगने की जाए या मांग की जाए, मांगने नहीं आएगा, मांग की जाए, अगर जनता द्वारा इस तरह की मांग की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही इसको क्या कर देगा, स्वीकृत समझ लेगा मेरे भाई। अगर जो चीज आपने कोई चीज निकाली, मान लो मैंने ये पेन निकालो, जनता की पूरी डिमांड है कि मन्नी दो मन्नी दो मन्नी दो मन्नी दो मन्नी, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, पता चाल के भी कि भैया जनता की डिमांड है, मतलब ये मान रही है कि ऐसा होना चाहिए, तो भैया वो जनता की यहाँ पर वेट थोड़ी करेगा कि तुम रिप्लाई दो, खुद ही इसको क्या कर देगा, स्वीकृत कर देगा, समझ रहे हो। चलो मेरे भाई आरंभक की बात करते हैं। हमने 2 चीजें पढ़ ली, देखो मेरे भाई, लोक निर्णय के 2 रूप होते हैं। लोक निर्णय पढ़ा हमने, जन्म संग्रह, और दूसरा कौन सा, जन्म संग्रह पढ़ा मेरे भाई। और यहाँ क्या पढ़ा था, स्विट्जरलैंड, यानी पहला ये पढ़ा, दूसरा ये पढ़ा हमने जन्म संग्रह वाला, और अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं आरंभक के बारे में। किसके बारे में, आरंभक के बारे में, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग के भीतर नहीं जाएगा, मेरे को पता है इस बात का भली बात ही, क्योंकि मुझे ही समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या चल रहा है। अच्छे से समझ रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने तो नोट्स बनाए, तुम नोट्स बनाओगे तो भैया तुम भी समझ पाओगे। कहता आरंभक एक भावनात्मक अधिकार है मेरे भाई। कैसा अधिकार है, एक भावनात्मक अधिकार है। आरंभक सीधो भी पूछे जा इसका 8 नंबर में, वो खास कर ध्यान रखियो। आरंभक एक भावनात्मक अधिकार है जिसके द्वारा साधारण मतदाता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने के कार्य में भाग लेता है। किसके अंदर भाग लेता है, जिसके द्वारा साधारण मतदाता मेरे भाई प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने के कार्य में भाग लेगा। नागरिक जिस विषय पर कानून बनाने का निर्माण या संविधान में संशोधन चाहते हैं, नागरिक जिस विषय में, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट जिस पे कानून बनाया जा रहा है, जिस विषय पर कानून बनाने या निर्माण में संविधान में संशोधन चाहते हैं, वह उस संबंध में अपनी ओर से व्यवस्थापिका के सम्मुख विधायिका का प्रस्ताव क्या करेंगे, प्रस्तुत कर सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। आरंभक 2 प्रकार के होते हैं, पूछेगा आरंभक कितने प्रकार के होते हैं तो बता देना मेरे भाई, 2 प्रकार का, एक सविन्यासित आरंभक होता है, एक अविन्यासित होता है। सविन्यासित आरंभक क्या चीज होती है, सुनिएगा। कहते हैं इसके अंदर जनता सभा में ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण रूप प्रारूप प्रस्तुत करती है। क्या करती है मेरे भाई, इसके अंदर जनता सभा में ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है मेरे मित्रगण साथी। और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। कौन करता है मेरे भाई, इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के अगर जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करना है तो कौन करेगी मेरे मित्रगण साथी, विधानमंडल, ठीक है ना। अविन्यासित आरंभ क्या चीज होती है, अविन्यासित कहता है जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। चली गई जनता, जागे विधानमंडल के सामने कुछ चीजें रखती कि लो सर जी देखो, अब यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से सहमत होता है, अलग अट्रैक्टिव करने वाली चीज लगी अगर, तो भैया वो सहमत होगा, तो वह उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है। अब उसे लगा ठीक तो है यार सौदा, अब वो विधेयक बनाएगा, उसको क्या करेगा, निर्मित करेगा। और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत है ना, कौन ठीक कौन असहमत हो, तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब जनता की राय जानने के लिए जनमत के पास भेजा जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत कर लिया जाने पर विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार कर देता है। अगर जनता उसको मान लेती है, जनता कहती है चलो ठीक है सर जी बढ़िया है, कोई दिक्कत कोई नहीं, तो फिर वो भी कोई दिक्कत करा कौन, अड़कास करा कौन। अब आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का मूल्यांकन करना।
ठीक है। कहता स्विट्जरलैंड में संघीय शासन तथा कैंटोनों के शासन के क्षेत्र में जिस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों को अपनाया गया है उसकी प्रशंसा और आलोचना दोनों ही हुई है मेरे भाई। यानी कुछ ने उसके गुण बताए तो कुछ ने उसके दोष। मैंने कहा ये जीवन है मेरे भाई, दिन होगा रात होगा, आसमान धरती, भाई होगा बहन होगी, पिता होगा माता होगी, सबका एक दूसरे के साथ होगा। तो मेरे भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण और दोष तो निकलेंगे निकलेंगे। गुण देखो मेरे भाई, कहता कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध होना। क्या करना? कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध, यानी लोक निर्णय तथा आरंभक व्यवस्थापिका के मनमाने कार्यों पर रोक लगाने का लोकप्रिय साधन है मेरे भाई। किसके ऊपर? व्यवस्थापिका, यानी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती तुम्हारी व्यवस्थापिका, मन चाहा वही करूंगी, ऐसे कैसे करेगी तू है। इसके ऊपर रोक लगाने का काम कौन करता है? तो लोकप्रिय साधन करता है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिकाओं से यह आशा की जाती है, यह उम्मीद रखी जाती है लोकतंत्र में व्यवस्थापिकाओं से कि वह कानून निर्माण का कार्य जनता की इच्छा अनुसार करेगी, जैसा जनता चाहती है वो वैसा ही करेगी मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन यह वह संदेव ऐसा नहीं करती है, वह हमेशा संदेव ऐसा नहीं करती। अतः लोक निर्णय तथा आरंभ के माध्यम से जनता कानून निर्माण में अपनी इच्छा को लागू कर सकती है। कानून बनाने में जनता अपनी इच्छाओं को शामिल कर सकती है, मनमानी कर सकती है, ठीक है ना। लोक निर्णय की बात करते हैं। दूसरा है लोक निर्णय। कहता है शासन की त्रुटियों का उपचार करना। लोक निर्णय या शासन की त्रुटियों का उपचार करना, ये कट कर लेना मेरे भाई। दूसरा पॉइंट हमारा है शासन की त्रुटियों का उपचार करना। कहता है कई बार व्यवस्थापिका जनता के हितों को भुलाकर, जनता के हित, जनता की भलाई को न सोचकर दोषपूर्ण कानून बनाने का प्रयत्न करती है। लेकिन लोक निर्णय की व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिका को यह विधेयक जनता के सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत करने होते हैं। किसके सामने मेरे भाई? व्यवस्थापिका को यह विधेयक जो होता है वो जनता के सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत करने होते हैं, और जनता इन्हें अस्वीकार कर शासन की इन त्रुटियों को क्या कर सकती है? दूर कर देती है मेरे भाई। जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता का होना। जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता का होना, यानी लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता को सार्वजनिक जीवन में अधिक भाग लेने की प्रेरणा और परिणामतः अधिक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है मेरे भाई। क्या होती है? लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता को सार्वजनिक जीवन में अधिक भाग लेने की प्रेरणा और परिणाम अधिक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। चौथा है मेरे भाई राजनीतिक दलों का महत्व कम होता है। राजनीतिक दलों का महत्व कम होता है मेरे भाई। कहता जब लोक निर्णय तथा आरंभक के आधार पर जनता स्वयं कानून का निर्माण कार्य करती है। क्या कहता है? जब लोक निर्णय तथा आरंभक के आधार पर जनता स्वयं कानून का निर्माण कार्य करती है तो राजनीतिक दलों का महत्व और उसकी बुराइयां कम हो जाती है, खुद ब खुद उसकी कमियां हो जाती है बुराइयों की, ठीक है ना। देशभक्ति की भावनाओं में वृद्धि का होना मेरे भाई। लोक निर्णय और आरंभ की शक्तियों के आधार पर जनता को अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान की जाती है। अब कानून बनाने का अधिकार दे दिए तो मतलब सारी शक्ति जनता का हाथ में चलेगी, तो शक्ति प्रदान की जाती है, तो उसमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है। अब भैया जब जनता कानून बनाएगी तो वो सारी देखेगी देश में भाईचारा होना चाहिए, देश में अशांति ना हुआ है, वो ना हो वो ना हो, मतलब भाईचारा बढ़ाया जाता है, और वे क्रांति की दिशा में नहीं सोच रखते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा में थोड़ा दूर हो जाए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष की अगर बात करते हैं तो कहता साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य करने योग्य नहीं होती। यानी सबसे बड़ा इसका दोष है कि अब नॉर्मल जनता को आपने दे दिया कि कानून कौन बनाएगी? जनता बनाएगी, लेकिन हर जनता पढ़ी लिखी नहीं होती मेरे भाई। जटिल से जटिल नॉर्मल सा कानून तो जनता बना देगी, लेकिन लंबी चौड़ी कहानी नहीं सोच पाएगी, तो एक अच्छा कानून नहीं बना पाएगी। ये सबसे बड़ा इसका दोष है मेरे भाई, समझ रहे हो। तो कहता क्या है कि वर्तमान समय में विधेयकों का प्रारूप तैयार करने और इन विधेयकों पर विचार करने का कार्य इतना जटिल हो गया, इतना खतरनाक, इतना कठोर हो गया है मेरे भाई कि भैया कि साधारण जनता इन कार्यों को करने की योग्यता नहीं रखती है। नॉर्मल जनता है वो इन काम को करने की क्षमता नहीं रखती, और ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा इस व्यक्ति का दुरुपयोग, इस व्यक्ति ने इस शक्ति का दुरुपयोग ही किया जाता है। व्यक्ति की जगह मेरे भाई यहाँ पर काट कर शक्ति कर लेना यार, शक्ति आएगा। इस शक्ति का दुरुपयोग यानी व्यक्ति का क्या है? शक्ति का प्रयोग, ये दुरुपयोग होता है। यानी ये जो आपके सामने शक्ति मिली है जनता को, वो इसका दुरुपयोग में माना जाएगा। कहता है समय और धन की खपत का होना मेरे भाई, ठीक है ना। समय और धन
व्यय होना। अब मान लो जनता ने बनाया, सब कुछ किया, लेकिन ठीक नहीं बना, तो भैया देखो समय भी बर्बाद होता है और धन यानी भैया रुपए भी खर्च होते हैं, तो कोई फायदा दोनों साइड ही नहीं। कहता है लोक निर्णय के परिणाम मेरे भाई, कहता क्या है, कहता है लोक निर्णय के परिणाम स्वरूप अनेक आवश्यक कानूनों के निर्माण में बहुत अधिक देर लग जाती है मेरे भाई। लोक निर्णय के परिणाम आने में या स्वरूप अनेक आवश्यक कानून के निर्माण में मेरे भाई बहुत अधिक देर लगती है, और अनेक बार तब निर्मित हो पाता है जब क्लांतित हो जाता है, यानी टाइम जिस चीज के लिए बनाया जा रहा था वो उस चीज का समय ही निकल जाता है, तो भैया वो बाद में कोई काम की चीज रहती नहीं है। तो बार बार के इन मतदानों में बहुत अधिक व्यय भी होता है, खर्चा भी आता है मेरे भाई, ठीक है ना। जनता की उदासीनता के बारे में सुनिएगा, कहता है जनता का बार बार लोक कार्य में भाग लेना, जनता का बार बार लोक कार्य में भाग लेना उनमें निर्वाचकीय उदासीनता पैदा कर देता है। क्या कर देता है, बार बार जनता का तो भैया कहना है कोई काम की तो नहीं, रोज मुंह चके खड़ी हो जाए, तो भैया क्या करता है, उदासीनता पैदा कर देता है। और इस प्रकार के कार्यों में भाग लेने के लिए अधिकांश जनता को न तो समय ही मिलता है और न ही उनमें कोई रुचि रहती है, यानी मैं एक बार करूंगा तो रुचि होगी, टाइम भी होगा, दूसरी बार करूंगा तो रुचि थोड़ी कम होगी, बार बार करूंगा तो रुचि बिल्कुल ही खत्म ही होगी, ठीक है ना। व्यवस्थापिका लापरवाह हो जाती है मेरे भाई, क्या है, व्यवस्थापिका लापरवाह हो जाती है। लोक निर्णय और आरंभक के कारण जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है, क्या कहता है, लोक निर्णय और आरंभक के कारण जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है, तो इससे विधानमंडल का उत्तरदायित्व की भावनाएं बहुत कमजोर हो जाती है मेरे भाई, ध्यान रखना, किसकी, विधानमंडल। अब वो भी सोचा कि भाई ये मेहनत की देखो, वो मुंह साइड में कौन खड़े रहे हैं, टेंट में जावा नहीं ना भैया, जिम्मन ला रहे बताऊ, वो साइड में खड़े हुए हैं, टेंट करनी खड़े रहे, वाह बात विधानमंडल से, जनता के हाथ में देती, विधानमंडल को कोई काम ही को नहीं है, तो फिर उसकी भी रुचि कम हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है मेरे भाई, यानी पुरानी जी की रीति रिवाज चलती है, बेबी शाबू चलता रहे जनता पे। सामान्य व्यक्ति रूढ़िवादी होता है, हमारा क्या कता हुई करता भी, बहुत अच्छी बात है रूढ़िवादिता। तो कहता है भैया, और उसके लिए प्रगतिशील कानून को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है, आज के समय के कानून को, और ऐसी स्थिति में लोक निर्णय को अपनाने का परिणाम रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना ही होगा मेरे भाई। यानी आज अगर हम जनता के हाथों कोई कानून बनवाएंगे तो फिर रूढ़िवादिता ही आएगी, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, इस बात का भी तुम जिक्र कर दो। ये 8 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलेगा मेरे भाई, 8 नंबर में बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैंने बड़े में डाल दिया मेरे भाई, तुम कहोगे अलग से नहीं करवा रहा, मैंने एक में सलटा दिया तुम्हारा, सारा अर्थ परिभाषा सारे सलटा दिया, मैराथन का मतलब यही है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, 8 नंबर में बहुत प्यारा क्वेश्चन निकलने की संभावना है। अगर पूरा ही तुम्हारा क्या आ जाए स्विट्जरलैंड, तो पूरे में अर्थ परिभाषा, गुण और दोष और सारे करवान तो आने ला रही हूँ, सारे ठोक दियो 20 नंबर के अंदर, नहीं तो मेरे भाई जो 8 नंबर में पूछे बस बित्ते जवाब दियो, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, यानी स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहे जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है मेरे भाई, और क्या कारण है इसके ऊपर भी चर्चाएं करते हैं। तो कहता है प्राचीन प्रजातांत्रिक राज्य मेरे भाई, कौन सा, प्राचीन प्रजातांत्रिक राज्य की अगर हम चर्चाएं करते हैं, तो स्विट्जरलैंड का प्रजातंत्र वर्तमान में सबसे पुराना है। स्विट्जरलैंड का प्रजातंत्र क्या है, वर्तमान में सबसे पुराना है। जब यूरोप के अन्य राज्यों में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, उस समय भी मेरे भाई स्विट्जरलैंड में क्या हुआ करता था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हुआ करता था, ठीक है ना। जनसभाओं की मौजूदगी मेरे भाई, थोड़ा सा जोर लगाकर खोलिएगा, खुल जाएगा। कहता जनसभाओं की मौजूदगी का होना, मेरे भाई मेरे लिए चाय आए रुको, तुम चाय पियोगे क्या, तो अपने घर अपनी मम्मी को आवाज दो, ठीक है ना, और जिनका शादी होगी वो आपकी लुगाई को आवाज दो। इधर देखो मेरे भाई, आगे सुनो, आगे सुनो मेरे भाई, यानी जनसभाओं की मौजूदगी का होना, ठीक है। स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण तथा 4 अर्ध कंटेनों में जनसभाओं में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का शुद्ध रूप प्रचलित होता है। क्या होता है मेरे भाई, शुद्ध रूप का होना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ऐसी आदर्श संस्थाएं हैं जिनके कारण स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहना एकदम सही है मेरे भाई, एकदम क्या, कदाचित बिल्कुल सही है, हम इसके तहत कह सकते हैं। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र की भावना का समन्वय होना मेरे भाई, कहता है स्विट्जरलैंड में शासन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयास किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तथ्य सुन लो, कार्यपालिका का, ठीक है। कहता है स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 95 यानी 95 के अंतर्गत स्विस में बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। किस है, आर्टिकल 95 95 के अंदर, अनुच्छेद 95 में एक बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था क्या है, व्यवस्था की गई है। और इस अनुच्छेद के अनुसार स्विस यानी स्विट्जरलैंड राज्य मंडल की सर्वोच्च निर्देशन तथा कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संख्या परिषद द्वारा प्रयुक्त की जाए। कितना सदस्य,
पूरा गिन के 7 आई है, समझ लो एक अब तो पूरा ही हो, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका का निर्माण अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। यानी मेरे भाई ये जो होती है कार्यपालिका जो होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, क्या प्रत्यक्ष रूप से ना मेरे भाई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। कोई भी स्विस नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुने जाने के योग्य होता है, वह संघीय परिषद का सदस्य चुना जा सकता है। इस संबंध में 2 प्रतिबंध हमारे लागू होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या है, रक्त से संबंधित ना हुए हैं। कहता है रक्त एवं विवाह द्वारा संबंध 2 व्यक्ति एक साथ संघीय परिषद के सदस्य नहीं बन सकते, कि बाप बेटो दोनों को नहीं हो सकता, दोनों भाई भाई को नहीं हो सकता मेरे भाई, और पति पत्नी को नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरे मेरे भाई, संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार एक कंटेंट से एक से अधिक लोग संघीय परिषदों के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। यानी 96 यानी 96 के अनुसार एक कंटेंट से, एक राज्य से एक से अधिक लोग, एक बंदो ही आवागा, ध्यान रखियो, संघीय परिषद के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकते, ज्यादा को नहीं हो सकते, एक ही होगा, एक। इस प्रकार मेरे भाई हम कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका तथा विश्व के अन्य देशों में एकल कार्यपालिका पाई जाती है, परंतु स्विट्जरलैंड का एकमात्र ऐसा संविधान है जहां पर बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। ये खासकर ध्यान रखना, क्वेश्चन निकलेगा एमसीक्यू में आपका, फिल इन द ब्लैंक्स में, कौन सा ऐसा देश है जहां पर मेरे भाई बहुल कार्यपालिका, तो तुम्हें कहेगा 4 ऑप्शन देगा और जहां तुम्हें ये बताना है। विधायी क्षेत्र की बात करते हैं मेरे भाई, तो कहता है क्षेत्र में अधिकतम लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। विधायी क्षेत्र में क्या है, विधायी क्षेत्र में मेरे भाई अधिकतम लोकतंत्र की स्थापना होती है। संघीय सभा के दोनों सदनों की शक्तियां एवं अधिकार पूरी तरह से क्या होते हैं, समान होते हैं। संघीय सभा के दोनों सदनों की शक्तियां एवं अधिकार पूरी तरह से एक दूसरे के समान होते हैं। जनता को लोक निर्णय एवं आरंभक के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कानून निर्माण के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। क्या करती है मेरे भाई, कि जनता को लोक निर्णय एवं आरंभक के अधिकार दिए गए, आरंभक के अधिकार दिए गए, जिनमें कानून का निर्माण के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। न्यायिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो न्यायपालिका के संगठन के बारे में निर्वाचन सिद्धांत स्वीकार किया गया है, जो प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप है। संघीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश संघीय सभा द्वारा चुने जाते हैं, और इसी कारण कुछ कंटेनों में भी व्यवस्थापिकाएं न्यायाधीशों को चुनते हैं, और जनसभा वाले सभी कंटेनों में न्यायाधीश जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं मेरे भाई। ये था हमारा मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद में चीन में साम्यवादी दल या कम्युनिटी पार्टी का वर्णन कीजिए। तुम थोड़ा सा इसको देखो, तब तक मैं 2 घुट चाय के पी लूं, उसके बाद में आगे की चर्चाएं करते हैं, ठीक है ना। 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे निचोड़ दे, तुम भी पी लो पानी, बाकी सारा मेरे पे छोड़ दे। चलो बातें करते 2 मिनट, पानी पीते हैं। तुम पानी पियो, मैं चाय पीता हूँ। चाय तुम 1 मिनट में बना नहीं पाओगे, है कसर जमाना, कॉफी पीनी आता है। वाह भैया थारी मर्जी। वाह क्या मीठा डाला है, ऐसे लग रहा है जितना था सारा डाल दिया है। अब मैं क्या तारीफ करूं इस चाय की, क्या बेइज्जती करूं इसकी। अब डाल दिया मीठा तो डाल दिया, मिल गई वही अच्छी बात है। चाय में मलाई भैया क्या है कि तुम्हारी जीवन में आई कठिनाइयों के समान है, साइड करो और पी जाओ। वैसे तुम्हारी कठिनाइयों को साइड छोड़ो और काम में लग जाओ, ठीक है ना। अब तो थोड़ा ही रह गया, 2 ही क्वेश्चन रह गया, मॉडल पेपर कंप्लीट होने वाला है। हाँ तो थे, सोचो ने सर जी ने हाल ही कर दिया है, इतना दिन होगा किन्ने गेड़ा। मैंने कहा ना, जब शेर जंगल में सो रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता मेरे भाई कि जंगल में डर खत्म हो गया है। जब भी जागेगा उतना ही दहाड़ेगा। तो मेरे भाई 2-4 दिन आयो को नहीं, मतलब ये ना सोचियो कि थारो सर जी की कौन करने का भी। मैंने बोला ना, एक रात में अगर 5 मॉडल पेपर कराने पड़े ना, मैं तो करवा दूंगा। अब थे पटन मेरे भाई 30 रुपये ये, जाके एप्लीकेशन पर ले लियो, पढ़ता रहियो, आराम हूँ खड़ाइया, सोचो मैं लिख लियांगा, लिखा हुआ भी तब पेपर आ जाएगा, पेपर भी हो जाएगा, लिखते रह जाओगा। 2 चांस होते हैं, या तो खुद 5 घंटे एक क्वेश्चन पे मेहनत कर लो, या किसी के 5 घंटे को सिर्फ 10-20 रुपया में खरीद लो। जिसके पास पैसा है वो सब चीजें खरीद सकता है। हाँ। लेकिन बेवकूफ मत बनो, यही चीजें अगर तुम ढूंढोगे 5 घंटे लग जाएंगे। हमने दिए, मैंने खुद ने बनाई मेरे भाई ये बुक, तो मैंने 5-5 घंटे एक क्वेश्चन पे दिए। यूट्यूब मैंने नहीं छोड़ा, गूगल मैंने नहीं छोड़ा, सीरीज मैंने नहीं छोड़ी, फलाना दिगड़ा सब किताबें छाप मारी। मैंने तो दूसरी यूनिवर्सिटियों की किताबें भी मंगवा ली, उसमें भी नहीं छोड़ा। शाबू चालांगा तो बहुत जल्दी होगा कौन। चलो मैं सागे सागे पढ़ा तो रूंगे, क्योंकि मैंने मजा को नहीं आया यार। फिर चाह छोड़ू तो चाह छोड़ू, जी कौन करे, ऐसे मजा नहीं आएगा। चीन में साम्यवादी दल या कम्युनिटी पार्टी का क्या कीजिए मेरे भाई, वर्णन कीजिए, ठीक है ना।
कम्युनिटी पार्टी का वर्णन कीजिएगा मेरे भाई, साम्यवादी दल या कम्युनिटी पार्टी का। तो कहता है मेरे भाई चीन के साम्यवादी दल का संगठन, यानी चीन में साम्यवादी दल का संगठन 1921 में हुआ। इसका संगठन पिरामिड के आकार का था। किस आकार का हुआ करता था? पिरामिड के आकार में। और इसमें सबसे निचले स्तर पर स्थानीय सेल हुआ करती थी। सबसे नीचे कौन सी? स्थानीय सेल हुआ करती थी। और शीर्ष यानी टॉप के ऊपर कौन हुआ करता था? तो पोलित ब्यूरो हुआ करता था। यानी ये ध्यान रखना, चीन के साम्यवादी में नीचे शीर्ष पर क्या पोलित ब्यूरो था और निचले स्तर पर क्या था? स्थानीय सेल हुआ करती थी। पहला पॉइंट क्या कहता है मेरे भाई इसका, कि प्रारंभिक संगठन यानी सेल, प्रादेशिक कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा। तो कहता है दल के संगठन में प्रारंभिक स्तर पर मेरे भाई सेल है, जो 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई होती थी। कितने? 20 सदस्यों की थी प्रारंभिक स्तर पर। पहले स्तर पर क्या थी? सेल थी। ये इकाइयां कृषि, फार्म, कारखानों या सेना में हो सकती है। कहां कहां हो सकती है मेरे भाई ये इकाइयां? आपको यूनिट कहां कहां मिलेगी? कृषि के क्षेत्र में, फार्म के क्षेत्र में, कारखाना या सेना, इन सब क्षेत्र में आपको मिलेगी। इसके ऊपर ग्रामीण अथवा शहरी कांग्रेस होती थी। इसके ऊपर क्या होती थी? ग्रामीण अथवा शहरी कांग्रेस, जो काउंटीज के सदस्यों का क्या करती थी? निर्वाचन करती थी। काउंटीज प्रादेशिक कांग्रेस का तथा प्रादेशिक कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचन करती थी। देखो मेरे भाई, ये काउंटीज जो हुआ करता था ये प्रादेशिक कांग्रेस बनाता था, और ये प्रादेशिक कांग्रेस जो थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचन करती थी मेरे भाई। दूसरा है दल की केंद्रीय समिति का होना। रुक जाओ माफ करना। दल की केंद्रीय समिति का होना मेरे भाई। सर जी मजा को नहीं आया, रुको, मजा तो मनी को नहीं आई यहाँ पे मजा मैंने पूरा जोर नहीं आया, ध्यान दें। दल की केंद्रीय समिति का होना। कहता राष्ट्रीय कांग्रेस दल की केंद्रीय समिति का निर्वाचन करती है। कौन करती थी मेरे भाई? आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ करती थी वो दल की केंद्रीय समिति का क्या करती थी? निर्वाचन करती थी। यह अपेक्षाकृत छोटा निकाय था मेरे भाई। कैसा निकाय था? एक छोटा निकाय हुआ करता था। यह निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता था। समय कितना था? 5 वर्ष की अवधि थी इसके अंदर। यह वर्ष में कम से कम 2 बार होता था। कितनी बार अधिवेशन बुलाती थी? 2 बार अधिवेशन बुलाया करती थी। और केंद्रीय समिति केंद्रीय राजनीतिक ब्यूरो, सचिवालय तथा दल नियंत्रण आयोग का निर्वाचन करती थी। किसका? दल आयोग निर्वाचन करती थी। और पोलित ब्यूरो की बात करूं मेरे भाई, पोलित ब्यूरो और उसकी स्थायी समिति की चर्चाएं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जरा सुनना मेरे भाई। पोलित ब्यूरो और उसकी स्थायी समिति। पोलित ब्यूरो दल के शीर्ष पर स्थित है मेरे भाई। किसके ऊपर है? दल, पोलित ब्यूरो जो है वो शीर्ष पर स्थित है। यह केंद्रीय समिति की तुलना में छोटा निकाय है। कैसा निकाय मेरे भाई? छोटा निकाय है, जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 24 है मेरे भाई, 24 है। पोलित ब्यूरो और इसकी 9 सदस्यों की स्थायी समिति का निर्वाचन केंद्रीय समिति अपने पूर्ण स्तर में करती है। किसमें करती है? अपना जो पूर्ण स्तर लगता है उसके अंदर इसका क्या करती है मेरे भाई? केंद्रीय समिति उसके बारे में पूरी जानकारी करती है। जिस समय केंद्रीय समिति का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, शांत होता है मेरे भाई, उस समय पोलित ब्यूरो तथा स्थायी समिति केंद्रीय समिति की शक्तियों का प्रयोग करती है। कौन करती है? जो शीर्ष पर पोलित ब्यूरो बैठा है। जब ये नहीं चल रहा हो तो उस समय पोलित ब्यूरो करता है। ठीक है ना? स्थायी समिति केंद्रीय समिति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। केंद्रीय समिति की बैठकें पोलित ब्यूरो द्वारा ही बुलाई जाती है। यही बुलाएगा, यही बातें करेगा, यही काम करेगा। दल के सभी चोटी के नेता पोलित ब्यूरो के सदस्य होते हैं। और जितने भी चोटी के बढ़िया बढ़िया नेता होते हैं वो सारे इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। दल का सचिवालय मेरे भाई, कहता है चौथा दल का सचिवालय 1982 का दलीय संविधान एक सचिवालय की स्थापना भी करता है। क्या करता है? 1982 का दलीय संविधान जो है वो एक सचिवालय की स्थापना भी करता है। सचिवालय में कुल 7 सदस्य होते हैं। सचिवालय का काम दल के केंद्रीय अंगों, समितियों या पोलित द्वारा रोज किए जाने वाले कामकाज के बारे में क्या करना होता है? निर्देश देना होता है। ये सातों बंदे यही काम करते हैं। उसके बाद में दल नियंत्रण आयोग मेरे भाई, तो कहता है दल नियंत्रण आयोग भी केंद्रीय समिति का एक अंग है, जिसमें एक सचिव होता है, 7 उप सचिव होता है, 18 सदस्य होते हैं तथा 18 कितने होते हैं? सदस्य। तो इस आयोग का कार्य यह देखना है कि दल की नीतियां या आदेशों का ठीक ढंग से सभी अंग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी करना होता है। बात समझ में आई? तो आगे चलूं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा चीन में साम्यवादी दल की भूमिका। तो मेरे भाई इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन 2 सेकंड रुको। थोड़ा शोर शराबा आ रहा है तो बच्चे पढ़ रहे हैं साइड में, टेंशन ना लो। सर जी मारो बड़ा बच्चा भी है, थारो छोटा बच्चा है, ये तो गधा हो गया मेरे जिड़ा कि तो करेगा 5-6 पॉइंट रह गए 4 पॉइंट।
5 पॉइंट है, कंप्लीट होने वाली निर्णय लेके अब तो मैराथन खत्म होने वाली है। पीपीटी देखो कितनी सुंदर बनाई है, ठीक है ना, मजा आ जाएगा पढ़ने में। 30 रुपया की है मेरे भाई। अब ऐसा लग रहा है कि पावर ऑफ एजुकेशन डे बाय डे अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रही है मेरे भाई। एक पिछली बार हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, वो पीपीटी देखने वाली थी। एक अब पढ़ रहे हैं, खतरनाक पीपीटी है मेरे भाई। और अगले साल 4th सेम में 1 रुपए मात्र में मिलेगा, और खतरनाक, इससे भी खतरनाक कराएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हमारे टीचर भी नॉलेजेबल हो जाएगा थोड़ी बहुत, थारी यूनिवर्सिटी भी थोड़ी बहुत पजल हो रही है, भाभी समझदार हो जाएगी, भाभी मैं क्या कहना यार, थारा प्रोफेसर भी पजल हो रहे हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ मेरे भाई। चीन में साम्यवादी दल की भूमिका क्या होती है मेरे भाई, ये बता दो। कहता है सरकार के ऊपर दल का नियंत्रण करना। सरकार के ऊपर दल का नियंत्रण करना मेरे भाई, ठीक है ना। थोड़ी देर नहीं यहाँ करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि अब मीठे की चाय पी ली भी मैं मिठो मेरा होट आपस में क्या है, चिपकन लग रहा है, यहाँ होने लग रहे हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा नहीं कंट्रोल रखिएगा सर जी, यहाँ केम करो थे, यहाँ करना पड़े अब थोड़ी देर। सरकार के ऊपर दल का नियंत्रण होना मेरे भाई, क्या होना, सरकार के ऊपर मेरे भाई दल का नियंत्रण होना। तो सुन लेना कि चीन में साम्यवादी दल एक नीति निर्धारक अंग है। कैसा निर्धारक अंग है मेरे भाई, तो नीति निर्धारक अंग होता है, तथा संपूर्ण सरकारी में यंत्र इसकी नीतियों को क्रियान्वित करने वाला प्रशासकीय अंग है मेरे भाई। कैसा अंग है मेरे भाई, सरकारी में यंत्र इसकी नीतियों को क्रियान्वित करने वाला, कंट्रोल करने वाला, बांटने वाला, क्रियान्वित करने वाला प्रशासकीय अंग है। दल का सरकार के प्रत्येक मामले में नियंत्रण होता है। इस दल का क्या कंट्रोल होता है हर एक मामले में, तो कोई भी मामला हो। और इस नियंत्रण को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से हैं जिसके अंदर इसका नियंत्रण होता है। तो पहला क्या निकलेगा मेरे भाई, पहला सरकारी संगठन में दल के सदस्यों का होना। सरकारी संगठन में दल के सदस्य, तो कहता है प्रत्येक सरकारी संगठन में दल के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, प्रत्येक सरकारी संगठन होता है उसमें दल के सदस्य रहते हैं। मैडम आवाज कम करवाओ, आवाज कम करो, ठीक है ना। तो कहता है सरकारी संगठन में दल के सदस्यों का होना, यानी प्रत्येक सरकारी संगठन में दल के सदस्य होते हैं जो कि संबंधित इकाई में दलीय शाखा का निर्माण करते हैं, तथा इस बात पर ध्यान रखते हैं कि दलीय नीति ठीक प्रकार से कार्यान्वित है, यानी ठीक ढंग काम करने लग रही है या कौन करने लग रही, ध्यान देने लग रही है या कौन देने लग रही, इन बातों को ध्यान में रखते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर दलीय सदस्यों का होना। महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर दलीय सदस्य, यानी चीन में सभी महत्वपूर्ण सरकारी पद जो हैं उनमें दल के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, महत्वपूर्ण जो है उन जगहों पर दल के सारे सदस्य होते हैं। यानी चीन में सभी महत्वपूर्ण जितने भी सरकारी पद हो गए, गवर्नमेंट चाहे मास्टर, डॉक्टर, फलाना तिगड़ा, सारी जगह क्या होते हैं मेरे भाई, दल के सदस्य होते हैं, अर्थात दल के सदस्यों के हाथ में होते हैं। ये पदाधिकारी उच्च दलीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हैं, तथा निम्न अधिकारी इन वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। प्रत्येक सरकारी शाखा में दल निर्देशित संगठनों का प्रभाव। तो कहता है प्रत्येक सरकारी शाखा में दल निर्देशित संगठनों का प्रभाव का मतलब है कि प्रत्येक सरकारी शाखा में दल द्वारा निर्देशित जन संगठन हो गए, जैसे आपके श्रमिक संगठनों तथा महिला संगठन आदि का क्या होता है, विद्यमान होना, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अध्ययन सत्रों का संगठन की चर्चा करें तो सरकारी कर्मचारियों को दल द्वारा प्रभावित करने का एक अन्य तरीका है अध्ययन सत्रों का संगठन करना। क्या करना, अध्ययन सत्र जो भी होते हैं इन सारों को इकट्ठा करना, इनका सारों का संगठन करना, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं इन संगठनों में दलीय तथा गैर दलीय दोनों प्रकार के स्वर्ग होते हैं, लेकिन दलीय स्वर्ग का वहां प्रभावी होता है मेरे भाई। क्या होता है, दलीय स्वर्ग क्या होता है वहां पर, क्या होता है, प्रभावी होता है, ये ध्यान रखना। अगला है मेरे भाई सरकारी कार्मिक प्रशासन दल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होना। यानी क्या होना, सरकारी कार्मिक प्रशासन जो होता है मेरे भाई दल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होना। इसका क्या होना, दल के प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी उसके कंट्रोल में होना। चीन में सरकारी कर्मचारी तंत्र दल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। किसमें रहता है, चीन में सरकारी कर्मचारी तंत्र जो भी होता है आपका, ये सारा दल के प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी उसके कंट्रोल में रहता है। यह सरकारी तंत्र ही संपूर्ण चीनी नौकरशाही के भविष्य का कर्ता धरता होता है। उसका करने वाला धरने वाला सारा कौन है, यही होता है। इस प्रकार दल का सरकार के ऊपर सीधा क्या होता है, कंट्रोल रहता है। ये दल क्या करता है, सरकार के ऊपर सीधा सीधा कंट्रोल बना के रखती है। दूसरा है जन संगठनों का नियंत्रण एवं नेतृत्व मेरे भाई।
दूसरा है मेरे भाई जन संगठनों का नियंत्रण करना या नेतृत्व होना, ये चीजें। कहता है चीन में सभी प्रकार के जन संगठनों के निर्माण, नेतृत्व, संचालन एवं नियंत्रण के बारे में साम्यवादी दल की एक सुनिश्चित नीति एवं कार्यप्रणाली होती है। यानी वो कार्यप्रणाली इन सब चीजों को क्या करती है, संगठन करती है, इसकी ध्यान रखती है कार्यप्रणाली का। तो वो क्या है, पहला देखो, साम्यवादी दल अपने किसी भी प्रशिक्षित एवं निष्ठावान पदाधिकारी के नेतृत्व में किसी जन संगठन का निर्माण करता है। देखो जो पूरा शिक्षित है, जो पूरा पढ़ा लिखा, पूरा निष्ठावान है, सच्चा है, झूठ नहीं बोलने वाला है, उस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक ऐसी संगठन का निर्माण करना। ठीक है, इन संगठनों में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के माध्यम से दल इन संगठनों की नीतियों, निर्णयों एवं कार्यक्रमों पर अपना नियंत्रण बनाकर रखती है, अपना कंट्रोल कर रखती है। ठीक है, दल की सर्वाधिकारवादी भूमिका मेरे भाई, दल की सर्वाधिकारवादी मेरे भाई क्या है, दल की सर्वाधिकारवादी भूमिका। कहता है साम्यवादी दल व्यक्ति एवं समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करता है। दल की क्या है, साम्यवादी दल जो होता है वो व्यक्ति एवं समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करता है और अपने ढंग से इनका संचालन करने में सफल हो जाता है। चीन में दल व्यक्ति की व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं आचरण पर समाजवादी विचार एवं मर्यादा को लागू भी करता है मेरे प्यारे साथी, ये बात भी अपने ध्यान में रखना। ठीक है ना, आगे चलो, चौथा पॉइंट है जनहित में जनता का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करना। जनहित में मेरे प्यारे साथी, जनहित में जनता का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करना। कहता है जनहित में, कहता है कहता है जनहित में दलहित का होना। कहता है साम्यवादी दल स्वयं को जनता के हितों का शासक मानती है मेरे भाई, क्या मानती है, जनता के हितों का शासन, उसका भला करने वाली, उसके बारे में जान पड़ताल करके रखने वाली मानती है। जन नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर एक अधिकार होता है। जन नेतृत्व एवं यानी जन का क्या है, नेतृत्व, मार्गदर्शन पर एक अधिकार, क्योंकि दल जनहित को जानता है। दल जो है वो किसको, यानी ये कम्युनिटी पार्टी जो है, ये दल जो है वो जनहित को जानता है, जनता के हितों को जानता है। अतः दल का दावा है कि जनहित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए जनता का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का अधिकार दल को ही है मेरे भाई। किसको है, एक तरीके से दल को है, इस चीज का अधिकार किसको है, तो दल को है मेरे भाई। तीसरा है मेरे भाई जनहित का ज्ञाता। दल क्या है, जनहित का ज्ञाता है, उसका ज्ञानी है मेरे भाई। अपने समाजवादी दर्शन, अनुशासित एवं विस्तृत दलीय संगठन तथा घनिष्ठ जन संपर्क के आधार पर दल का दावा है कि वह जनता के वास्तविक एवं आधारभूत हितों को पूर्णतः जानता है मेरे भाई। क्या जानता है, अपने समाजवादी दर्शन, अनुशासित एवं विस्तृत दलीय संगठन तथा घनिष्ठ जन संपर्क के आधार पर दल का दावा है कि वह जनता के वास्तविक एवं आधारभूत हितों को पूर्णतः जानता है, इसके बारे में पूरी। ठीक है, 3 शत्रु तथा 5 शत्रु अभियान या अन्य अभियान, मतलब पहले तो 3 शत्रु तथा 5 शत्रु अभियान का होना या अन्य अभियानों का, तो इनके बारे में सुनते हैं। कहते हैं चीनी साम्यवादी दल ने केवल सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखती है, ऐसी बात नहीं है ये भैया सरकार पे कंट्रोल बनाकर रखती, नहीं 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 नहीं, बल्कि ये जन अभियान की, जनता के जितने भी अभियान है उसके अनंतर साम्यवादी जो धारा है, उनका प्रचार प्रसार है, उन पर भी नियंत्रण, जनता से संपर्क बनाए रखती है, उसके साथ भी सीधा सीधा संपर्क में रखती है। इसके साथ साथ वह विशाल स्तर पर शत्रु अभियानों का आयोजन कर जनता को अपने साथ जोड़ता है तथा विरोधियों का क्या करती है मेरे भाई, सफाया करती है। ठीक है ना, शत्रु अभियान की चर्चा करते हैं मेरे भाई। पहला है शत्रु अभियान मेरे भाई, तो शत्रु अभियान की चर्चा करेंगे तो सुनिएगा। कहता है घूस या रिश्वत मेरे भाई, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा, लिख लेना सारे के सारे। घूस या रिश्वत, धोखेबाजी तथा बेईमानी मेरे भाई, सरकारी धन संपत्ति की चोरी आदि। इस अभियान ने राष्ट्र के आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर दल की पकड़ को मजबूत कर दिया मेरे भाई, खतरनाक पकड़ बना ली है। एक परिवार एक बच्चा अभियान, दूसरा कौन सा है, एक ही परिवार होना चाहिए, उसमें एक ही बच्चा होना चाहिए। ये अभियान क्या कहता है कि वर्तमान में साम्यवादी दल ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक बच्चा यानी एक अभियान चलाया जिसमें एक परिवार होगा, छोटा परिवार, सुखी परिवार, एक बच्चा रखो, पढ़ाओ, अच्छे से केयर करो। ठीक है, बदनाम चौकड़ी के विरुद्ध अभियान चलाया था मेरे भाई। क्या चलाया था, बदनाम चौकड़ी। 1977 में साम्यवादी दल ने बदनाम चौकड़ी के विरुद्ध में अभियान को चलाया मेरे भाई। कब चलाया, 1977 के अंदर। ठीक है ना, 4 आधुनिकरण अभियान मेरे भाई, ये अभियान 1978 में साम्यवादी दल ने 4 आधुनिकरण अभियान दल द्वारा चलाए गए और यह 4 क्षेत्र थे। कौन कौन से थे, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के और तकनीक के क्षेत्र में मेरे भाई, ये 4 थे, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया मेरे भाई, 4 आधुनिकरण
अभियान बोल दिया जाता है। ठीक है ना, ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। आज की क्लास, आज की इस मॉडल पेपर, आज की इस मैराथन का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथी। और यूं समझ लो आज इस मॉडल पेपर को करने के बाद तुम्हारा बेड़ा पार है। तुम नैया, तुम नहाओगे समंदर में। मैंने कहा ना, समंदर है तो लहरों का होना भी जरूरी है? समंदर है तो किनारे भी आएंगे। और वक्त का क्या है मेरे दोस्त, आज तुम्हारा कल हमारा भी आएगा। ठीक है ना, आज ही नहीं। क्वेश्चन क्या है, फ्रांस के 5वें गणतंत्र संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हालांकि अभी बता के आया था मैं क्वेश्चन नंबर में, लास्ट में 6 पॉइंट कराए थे, लेकिन इसके अंदर 14 पॉइंट कराऊंगा। चाहे तो वो याद कर लेना, चाहिए एक मात्र ये क्वेश्चन कर लेना, वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो करवाया था, एक ही बात है मेरे भाई। वो 8 नंबर में पूछा जाएगा, ये 20 नंबर में है, तो भैया इसको याद करना, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। कहता है राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता को दूर करने के लिए दी गॉल के नेतृत्व में, मेरे भाई किसके, दी गॉल के नेतृत्व में 1958 में जिस संविधान को अपनाया गया उसे पंचम गणतंत्र का संविधान कहा जाता है। कैसा संविधान, दी गॉल का संविधान भी कह देते हैं मेरे भाई। पंचम संविधान, इससे पहले 4 संविधान और बन चुके थे, इसलिए इसको पंचम संविधान कहते हैं। ठीक है, फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है मेरे भाई। पहली हम बात करेंगे प्रस्तावना से, शुरुआत करेंगे पहले पेज प्रस्तावना से। कहता है सामान्यतः सभी देशों के संविधानों में एक प्रस्तावना पाई जाती है। हाँ पाई जाती है, भारत में भी है मेरे भाई प्रस्तावना। ठीक है ना, तो कहता है सभी देशों में संविधानों में एक प्रस्तावना पाई जाती है जिसमें संविधान के आदर्शों, लक्ष्यों आदि के बारे में बताया जाता है। लेकिन फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों व लक्ष्यों की बजाय नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया गया है। पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना में यही 3 मेरे भाई मूल तत्व है। ध्यान रखना क्या है, ये जो 3 मूल तत्व मैंने बताए हैं ना मेरे भाई, यही 3 मेरे प्यारे साथी, ये 3 तत्व क्या इसके अंदर प्रमुख निकल के आते हैं। संकट काल का शिशु भी बोला जाता है। अरे यही फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु मेरे भाई, ए चाइल्ड ऑफ क्राइसिस, मेरे को क्यों बोला जाता है, कारण बताता हूं। 1958 के संविधान के निर्णय निर्माण के समय राजनीतिक अशांति छाई हुई थी मेरे भाई। राजनीतिक अशांति, चारों तरफ पॉलिटिकल राजनीतिक अशांति छाई थी। राजनीतिक अस्थायित्व और सैनिक विद्रोह के कारण व्यापक गृह युद्ध छिड़ चुका था मेरे भाई। आशंका हो चुकी थी, छिड़ा नहीं था पूरा, मतलब एक तरीके से छिड़ गया था। आशंका हो गई थी। इस स्थिति का एकमात्र हल कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करना ही था। 1958 के संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया, इसलिए इसे क्या बोला गया, संकट काल का शिशु। यानी ऐसा करना जरूरी था और 1958 के संविधान ने ऐसा ही करके दिखाया, इसलिए इसको क्या बोला गया, संकट काल का शिशु बोल दिया गया। तीसरा है निर्मित संविधान। अरे इसको मेरे भाई किसी सभा ने नहीं बनाया, ये पहले से ही बना हुआ था, ये तो निर्मित संविधान है। फ्रांस का संविधान एक निर्मित संविधान है, लेकिन इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया था। तुम सोचो ना, जैसे भारत की संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, वैसे नहीं किया था। इसका निर्माण दी गॉल मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिनमें कितने सदस्य थे, 39 सदस्यों की एक कमेटी थी, परामर्शदात्री सभा ने किया था। इस सभा को संविधान सभा इसलिए कहा गया, नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया मेरे भाई। जनता के इसमें रोल नहीं, और न ही इसे जनता के विभिन्न वर्गों से विचारधाराओं को ध्यान में रखा गया था। इसने तो केवल दी गॉल की विचारधारा को क्रमबद्ध किया गया, इसलिए इसे दी गॉल का संविधान भी बोल दिया जाता है मेरे भाई। लिखित संविधान है, मैं भाई पहले भी पढ़ा कर आ चुका हूं कि पंचम गणतंत्र का संविधान एक लिखित प्रलेख है। इसमें 89 धाराएं, 16 अध्याय हैं। इस कारण यह संविधान संक्षिप्त है मेरे भाई। अपने आप में संक्षिप्त होने के कारण संविधान में अपूर्णता तथा अस्पष्टता भी आ जाती है। अनेक महत्वपूर्ण बातों को संविधान की परिधि से बाहर रखा गया, जैसे कि निर्वाचन कानून हो गया, संसद के दोनों सदनों का गठन हो गया, कानून निर्माण की प्रक्रिया होगी, इनको भैया इससे बाहर रखा गया है। ये इसके एग्जांपल्स है किसको बाहर रखा गया, आदि और भी बहुत है। कठोर संविधान, अरे जब लिख दिया 89 आपके अनुच्छेद दे दिए, तो भैया अपने आप में क्या हो गया, लिखित संविधान, कठोर संविधान बन गया मेरे भाई। फ्रांस का संविधान एक कठोर संविधान है। संविधान में संशोधन के 2 ही तरीके हैं मेरे भाई। प्रथम तरीका, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तुत कर सकता है मेरे भाई। कहां पर करेगा, संसद में करेगा। ये स्पीड इसलिए क्योंकि मैं पहले पढ़ा कर आ चुका हूं, ठीक है ना। यदि संसद के दोनों सदन इसे 3/5 यानी 5 में से 3 व्यक्ति इसको यस कर देते हैं मेरे भाई, बहुमत से पारित हो जाता है, तो यह संविधान का अंग हो जाता है। दूसरा, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक
प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर दें तो इसे जनमत संग्रह में जनता के सम्मुख रखा जाता है, जनता के सामने जाता है, जनता दोबारा देखेगी, सही लगा तो ठीक है, फिर नहीं तो नहीं। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित होता है, किसके ऊपर है? लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित मेरे भाई 1958 का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। संविधान के प्रथम अध्याय में ही कह दिया गया, क्या कहा गया? जो सुनना, प्रथम अध्याय में कहा गया कि संप्रभुता जनता में नहीं तो होगी और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह द्वारा करेगी। किसके द्वारा? अपने जनमत संग्रह के द्वारा करेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान का लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक स्वरूप मेरे भाई, क्या कहता है? संविधान का लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक स्वरूप मेरे भाई, संविधान में फ्रांस को एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा। किसके द्वारा? जनता द्वारा। फ्रांस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण जनमत संग्रह को ही अपनाया गया है। यानी फ्रांस में सबसे बड़ा है जनता का अहम रोल है मेरे भाई, सीधी सी बात याद रख लेना, जोड़ जोड़ के वही ठोकना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ मेरे भाई, इसके बाद में नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का होना मेरे भाई। किसका? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का होना। कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना यानी संविधान द्वारा फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए कहा गया कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा, जितने भी विश्वास है, जितना भी उन सबका सम्मान करेगा और सभी नागरिकों के बीच में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा। क्या करेगा? कोई भेदभाव नहीं, जाति में कोई भेदभाव नहीं, कलर में कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीबी में, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना भी कहा गया कि राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करेगा। किसकी करेगा? धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था पर। मौलिक अधिकारों की व्यवस्थाएं की गई, जैसे भारत में 6 मौलिक अधिकार वैसे इसमें भी मौलिक अधिकार, ठीक है। कहता पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। यह व्यवस्था संविधान की प्रस्तावना में भी की गई। संविधान की प्रस्तावना में सन 1789 के मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। किसको भैया? मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। सभी नागरिकों को जीविका प्राप्ति का अधिकार तथा मेरे भाई संगठन बनाने का अधिकार है। श्रमिकों को अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल तथा प्रदर्शन करने का अधिकार भी प्राप्त है मेरे मित्रगण साथी। अगला है मेरे भाई संसदीय व अध्यक्षीय, क्या है? अध्यक्षीय शासन का समन्वय होना मेरे भाई। किसका? तो जरा सुनना मेरे मित्रगण साथियों, संसदीय व अध्यक्षीय शासन का समन्वय होना। कहता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। किसको? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मेरे भाई, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। संसद को मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल क्या कर देगी? त्याग पत्र ही दे देता है, ठीक है ना। ये सभी बातें संसदीय व्यवस्था के क्या होगी? समान होगी। और दूसरी ओर मेरे भाई अध्यक्षात्मक शासन के तत्व भी इसमें क्या है? पाए जाते हैं। ये वहां का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है? वास्तविक। राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां दी गई है, राष्ट्रपति को फलाना दिखड़ा, ये वो बहुत सारी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग वह अपने विवेक से करता है, यानी अपने ज्ञान के अनुभव, अपने अनुभव के अनुसार करता है। मंत्री संसद के मंत्री क्या करते हैं? संसद के सदस्य नहीं होते और न ही उन्हें संसद में मत देने का अधिकार होता है। मंत्री कोई संसद का भाईचारा नहीं है, उसके अंदर मत देने का, वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। मजबूत राष्ट्रपति तथा निर्बल संसद है, यानी राष्ट्रपति को पद को उच्च रखा गया, संसद के पद को नीचे रखा गया, कमजोर बनाया गया, ठीक है ना। कहता है राजनीतिक स्थायित्व के लिए एक अप्रत्यक्ष अधिकार संपन्न राष्ट्रपति पद की व्यवस्था भी की गई। राष्ट्रपति संविधान तथा राज्य का संरक्षक है, यानी राज्य की रक्षा करने का अधिकार मेरे भाई किसके पास है? तो आपके राष्ट्रपति के पास। वह राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है मेरे भाई, इतनी पावर्स किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में है। संसद केवल उन्हें विषयों पर कानून बना सकती है और कोई चार कौन विचारी करना, ठीक है ना। जिनकी सूची संविधान में दी गई हो, इन विषयों के बाहर नियम बनाने का अधिकार मंत्रिमंडल को ही प्राप्त होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन सुनिएगा मेरे भाई, पॉइंट देखिएगा। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता का मिलना मेरे भाई। किसका? राजनीतिक दलों में मेरे प्यारे साथी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना। फ्रांस के संविधान में राजनीतिक दलों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की गई है कि संविधान में कहा गया कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मूल साधन राजनीतिक दल होगा। कौन होगा? मूल साधन कौन होगा मेरे भाई? राजनीतिक दल होगा। राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है और वे स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक कार्यों में क्या भाग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। शक्ति पृथ्वीकरण पर आधारित मेरे भाई,
अगला है पॉइंट हमारा कि फ्रांस के संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपनाते हुए कार्यपालिका और संसद को क्या है मेरे भाई पृथक करने का प्रयास किया गया कि कार्यपालिका इल्ली साइड रहेगी, न्यायपालिका इल्ली साइड रहेगी, यानी अलग अलग पृथक का मतलब अलग अलग करने का प्रयास किया गया। कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष जनता करेगी तो वो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, ठीक है ना। और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन शक्ति पृथक्करण को पूर्णतः नहीं अपनाया गया क्योंकि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति अपने आप में क्या है, उत्तरदायी होती है। संवैधानिक परिषद मेरे भाई, संवैधानिक परिषद एक ऐसी संस्था है जो अन्य किसी देश में नहीं मिलती। संवैधानिक परिषद द्वारा चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधता की जांच का कार्य किया जाता है। संकट काल की घोषणा से पहले राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह संवैधानिक परिषद से परामर्श ले मेरे भाई, क्या ले, परामर्श ले, आज्ञा ले, माने कि हाँ ठीक, संवैधानिक परिषद का एक कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण करना है, उसके बारे में देखना है और परिणामों की घोषणा करना है। ये था मेरे भाई मॉडल पेपर 1, तुम्हारा बड़ा ही गजब का मॉडल पेपर 1 था जिसको हमने आज सॉल्व कर दिया मेरे भाई। और दूसरा मॉडल पेपर के आंसर की जल्द ही तुम्हारे बीच में इसी तरीके का एक मैराथन होगा और खतरनाक मैराथन होगा तुम्हारा समाप्त, यानी अब 4 क्लास 4 मैराथन तुम्हारा पूरा समाप्त हो जाएगा। बेड़ा तुम्हारा बिल्कुल खत्म, मतलब खत्म के तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, थारो बेड़ो क्या हो जाएगा, मेरा ही हो जाएगा फिर है। चलो मेरे भाई, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे भाई पावर ऑफ एजुकेशन को हर घर घर में पहुंचाते रहो। प्यार दो मेरे भाई, अपने दोस्त, काका, ताऊ, नाना, चाचा जो भी है, एक ही फोन ना छोड़ियो, सारा अपना ले आओ, इकट्ठा कर लो सारा, जल्दी से जल्दी वो एक यूट्यूब को गिफ्ट सो मिले वो आपा भी लेना है, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके मेरे भाई फैमिली को थोड़ा और बड़ा कीजिए और हम भी कहीं अपने सेटअप पर लगाएं यार, कि हमारे पास भी आ गए हैं कि काफी 1 सालों की 2 सालों की मेहनत हमारी भी रंग लाई है, एक प्यारा सा गिफ्ट होता है वो हमें भी मिल गया, ठीक है ना। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।